अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूहिया 10। और आज जिस तरह सोमवार का रोज़ है, हफ्ते का पहला रोज़ है और आज एक नए हफ्ते का आगाज़ हुआ है। सुबह सवेरे हमने देखा कि दफातर में आज लोग काफ़ी पुरजोश अंदाज में जा रहे थे, क्योंकि कल छुट्टी का रोज़ था और छुट्टी के रोज़ एक दिन जो मिल जाए आराम के लिए तो यकीनन जो इंसान है वो फ्रेश हो जाता है, उसे मौका मिल जाता है कि वो अपने जो काम रुके हुए काम है उनको सर अंजाम दे जा। अगर उसे पूरे हफ्ते की थकावट है तो वो एक दिन आराम करके वो रेस्ट करे और इस हवाले से वो अपने आप को बेहतर महसूस करता है। एक चीज़ का जो हमने ख्याल करना है वो है कोविड-19 की 4th लहर, वो ज़्यादा ख़तरनाक सामने आ रही है। आज भी जो सुबह सवेरे जब मैं दफ्तर पहुंचा, मोबाइल ऑन किया तो जो महकमे प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने जो आज डाटा जारी किया उसके मुताबिक आज भी मुल्तान में 89 केसेस गुज़िश्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। और इस हवाले से मुल्तान का आज जो रेशो रही वो 6.4% रही है और कल अगर हम देखें तो 11.2% थी। 2 रोज़ पहले की बात करें तो 14.6% जो रेशो है वो रिकॉर्ड की गई थी। तो कोरोना की वेव ज़्यादा ख़तरनाक है, इस हवाले से वैक्सीन भी करें। उसके साथ साथ मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम की तब्दीली के साथ ही अब डेंगू का ख़तरा भी बढ़ गया है। अब कल की बात करें तो कल पूरे पंजाब में 3 केसेस सामने आए और डीजी खान हॉस्पिटल में भी एक डेंगू का केस सामने आया। तो इस हवाले से जहां भी जो सर्विलेंस है उसको बढ़ाया गया है और यही कहा जा रहा है कि शहरी घरों में जो पानी जमा होता है उसे 24 घंटों से ज़्यादा जमा नहीं होने देना, क्योंकि उससे डेंगू लावा प्रोड्यूस होता है और वो ख़तरनाक साबित हो सकता है इंसानी सेहत के लिए। तो ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जो आप लोगों ने और हम सब ने इख्तियार करनी है, क्योंकि सरकारी इदारे भी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो हमें भी इस हवाले से फोकस करना चाहिए ताकि जो इस तरह की जो वबाई अमराज हैं उनसे बचा जा सके। जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में अपने मेहमानों से बात करते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, तो इस हवाले से आज भी हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। डिवीज़नल सदर हैं पीपल लाइव फोरम मुल्तान के मलिक रिजवान अहमद हास। हम उनसे बात करेंगे कि वो जो पीपल लाइव फोरम है उस हवाले से क्या वर्किंग हो रही है। उसके साथ साथ वो एक सियासी वर्कर भी हैं और इसके साथ समाजी वर्कर भी हैं। मलिक रिजवान अहमद हास, आपको खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका दिन कल कैसा गुजरा? क्योंकि छुट्टी का दिन अक्सर औकात होता है कि अक्सर लोग आराम करके गुजारते हैं, आपने कैसे गुजारा? बस कल मैं जंग गया था, वहाँ पर कोई काम वगैरह थे तो जंग में पूरा दिन हमारा वहीं गुजर गया। वो ये जो हफ्ते के रुके हुए काम होते हैं वो छुट्टी वाले दिन आपको बिल्कुल हमारी कोशिश यही होती है कि छुट्टी वाले दिन सारे काम कर लें। हाँ। लेकिन कल वैसे आजकल तो हमें छुट्टियां चल रही हैं। वकला की तो जजेस की जी अगस्त की छुट्टियां होती हैं। हमें लोअर जुडिशरी का काम नहीं होता, सिर्फ इमरजेंसी जो केसेस हो जाते हैं उनकी समाअत बेल होती हैं या इस तरह की कोई, तो उस हवाले से हम जो है ना सिर्फ अदालतें 2 खुली होती हैं। हाँ। बाकी बंद होती हैं। लास्ट दिनों में डिस्कशन हुई थी कि छुट्टियां कम की जाएं आप लोगों की। बिल्कुल लाजमी है, ये बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट देखें आप, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 3 महीने की छुट्टियां होती हैं। एक गर्मियों की छुट्टियां बच्चों को होती हैं 3 महीने की, और दूसरा अगर प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी छुट्टियां होती हैं, और तीसरा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस। हाँ। ठीक है ना। 3 महीने के लिए मेरी समझ में नहीं आता ये इतनी लंबी छुट्टियां क्यों करते हैं, हालांकि ये बहुत ही अहम स्टोन है, जुडिशरी अहम स्टोन है। इसकी वजह से पूरे मुल्क के काम रुक जाते हैं। जब आपको वक्त पे फैसले नहीं होंगे, वक्त पे रिलीफ नहीं मिलेगा, वक्त पे दूसरे काम जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें एक ही फोरम नजर आता है वो है अदलिया, अगर वो भी छुट्टियों पे होगी तो मेरे ख्याल में लोग बहुत परेशान होते हैं। जो आम वकला होते हैं वो कितने मुतासिर होते हैं इन छुट्टियों में? आम वकला जो प्रोफेशनल वकला हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। उनकी आमदनी क्योंकि यही होती है, जरिया माश यही होता है, इसके अलावा वो काम नहीं कर सकते कोई भी। तो जब छुट्टियां होती हैं तो जाहिर है काम रुक जाते हैं सारे। अच्छा, एक जो चीज़ हम देख रहे हैं कि आजकल नए नौजवान वकला भी इस पेशे में आ रहे हैं, शुरू से ये सिलसिला चला रहा है। हमारे मुल्तान में कई इदारे भी मौजूद हैं, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से, उनको बाकायदा तौर पर सिखाने के हवाले से क्या वर्किंग होने चाहिए? एक तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि 3 महीनों गैप आ जाता है तो वो मुतासर होते हैं जो पहले से काम करें। अब जो नए आ रहे हैं वकला, तो उनको इस हवाले से किस तरह की मतलब कि सपोर्ट मिलनी चाहिए आपकी तरफ से या सीनियर वकला की तरफ से, या मजीद माहौल किस तरह बेहतर बनाया जाए? जब न्यू वकला आते हैं तो बदकिस्मती ये है कि इधर कोई प्रॉपर इदारा मौजूद नहीं है जो उनको प्रैक्टिकली ट्रेन करे। जो हमारे यहाँ अमूमन जो मुल्तान, लाहौर जो बड़े शहर हैं, यहाँ के वकला जब न्यू यंग वकला आते हैं
तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सीनियर उनको ना ज़्यादातर सियासत में धकेल देते हैं, या फिर जो एक मुंशी काम करता है वो काम करवाते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं देते। जब वो 6-7 साल 8 साल गुजर जाते हैं उनको एज ए जूनियर काम करते करते, फिर उनको कुछ पता चलता है लॉ का, और उनको पता चलता है कि किस तरह अदालतों में पेश होना है। इलेक्शन होता है तो अक्सर नौजवान वकला नारे लगाते हुए नजर आते हैं। जी, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि नौजवान वो कुछ सीखने आते हैं, ना कि वो नारा लगाने के लिए आते हैं। लेकिन हमारे सीनियर वकला अक्सर ऐसा ही करते हैं कि उनको जो है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्शन मैं समझता हूँ कि लायर्स के वक्त पे होते हैं। हाई कोर्ट का इलेक्शन हर साल होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हर साल इलेक्शन होता है, फिर हर साल सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन होता है। इलेक्शन कैंपेन का माहौल रहता है हर वक्त, इलेक्शन कैंपेन का, क्योंकि 2 महीने के बाद फिर अगली नए इलेक्शन की तैयारी हो जाती होगी। उस हवाले से वर्किंग और पार्टीज वगैरह और गैदरिंग वगैरह, ग्रुपिंग वगैरह शुरू हो जाती होगी। जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं उसके साथ ही नए जो कैंडिडेट होते हैं वो ऐलान कर देते हैं कि हम अगले बार आएंगे। तो यंग वकला को ज़्यादा उसी तरफ धकेला जाता है। मैं हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सीनियर वकला से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जो है ना बहुत कम किया जाए, इसको कम किया जाए। यकीनन इस पर वर्किंग होनी चाहिए, और वकला के अमूर में हुकूमत भी कुछ ख्याल करती है, वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि वकला खुद खुल के सामने आ जाते हैं। मज़ीद में हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साद रशीद, सिंगर हैं। हम उनसे म्यूज़िक के हवाले से उसके अलावा मुख्तलिफ गाने सुनेंगे। साद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कल आपने कैसे दिन गुजारा? मैंने जी पूरा दिन बस म्यूजिक के साथ गुजारा है पूरा दिन। म्यूजिक वालों में एक फायदा है, कम से कम उनका टाइम अच्छा गुजरता होगा। हाँ जी, ऐसा ही बैठो तो गिटार बजा लो या कुछ गुनगुना लो, तो उससे मूड फ्रेश हो जाता होगा। जी ऐसा ही है बिल्कुल। पूरा दिन मैं कल पहले तो रिकॉर्डिंग्स की हैं अपनी सॉन्ग्स की, इसके अलावा रिहर्सल करते रह गए पूरे दिन। ज्यादा फोकस किस है उस पे, उर्दू पे या पंजाबी पे या सराइकी पे? नहीं, ज्यादातर पंजाबी और उर्दू पे। अच्छा, तो उसमें कितना अर्सा लगा आपको सिंगिंग प्रोफेशनल, मतलब कि पहले तो सीखे होंगे यकीनन, उसके बाद इस फील्ड में आए होंगे, कितना अर्सा टाइम लगा आपको? मैं तकरीबन 8th क्लास में था। मेरे बाबा एक्चुअली, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मैं उनसे सीखता था। मुझे उन्होंने तकरीबन 8 साल की उम्र में पहला मिलन नगमा सिखाया था। तो मैं आपकी इस मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में कंपटीशन हुआ था। ठीक है। और मैं तकरीबन 226 स्कूल थे वहाँ पे जिनका कंपटीशन हुआ था। हाँ। तो मैं उन पे फर्स्ट पोजीशन पर आया था, मुझे मेरे कद से बड़ी ट्रॉफी मिली थी। तो आपकी फ्रेंड फॉलोइंग तो ज्यादा होगी, दोस्त आपके सुनते रहते होंगे, हर वक्त आपको कॉल करते होंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे असल में अभी जहाँ मैं रहता हूँ इस इलाके में, हाँ। उस इलाके में सारे लोग जो भी मुझे जानते हैं वो बड़ी तारीफ करते हैं मेरी आवाज़ की, सुनते हैं बहुत ज़्यादा। तो जहाँ बैठते होंगे आपको कहते होंगे यार कुछ जी ऐसा ही है। स्कूल कॉलेज के जो दोस्त हैं वो बहुत इंसिस्ट करते हैं, मतलब कि कभी गाना सुनाएं, ये वो किसी पार्टीज वगैरह मिले जाते हैं, इस तरह के बड़े, मतलब कि म्यूजिक का कितना किरदार है, मूड फ्रेश हो जाता है, कोई अच्छा गाना सुन लो, अच्छी शायरी सुन लो, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, बंदा बाज़ वक़्त उदास बैठा होता है, म्यूज़िक सुनता है तो बड़ा फ्रेश हो जाता है। उसके कुछ ऐसे गाने जो मज़ीद उदास भी कर देते हैं। उदास भी बिल्कुल करते हैं। ये बंदे के इनर मूड पे डिपेंड करता है। इनर मूड जब बंदे का अच्छा हो तो बंदे का दिल करता है कि कोई शौक किस्म के गाने सुने, पॉप म्यूजिक टाइप या इस तरह के। जब अंदर से उदास हो तो दिल करता है कि बंदा सैड सॉन्ग्स, और मौसम का भी काफी इफेक्ट होता है। बिल्कुल, मौसम भी जिस तरह बारिश आ रही होती है, हाँ। उसमें बंदा कहता है कि कोई बारिश वाले कोई गाने सुने और साथ कोई हो भी सही, ताकि वो मौसम के साथ साथ मौसम इंजॉय हो सके और अच्छा टाइम वो तो मजीद खूबसूरत हो जाता है बंदे का। अच्छा, हम जिस तरह बात कर रहे थे वकला के हवाले से, पीपल लायर फोरम, उसकी अगर बात करें, डिविजनल सदर अभी बिलावल भुट्टो ने 3 सितंबर को आना है साउथ पंजाब में, क्या तैयारियां कर रहे हैं आप इस हवाले से? जी, जो भी विंग होता है ना एक पार्टी का, वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है उनके फलाह बहबूद के लिए। जिस तरह यूथ विंग है, किसान विंग है, लेबर विंग है, इस तरह वकला विंग है। इसका असल मकसद ये है कि जिस तरह आपने जूनियर वकला की बात की, उनको हमने कैसे अकोमोडेट करना है उनको। सबसे बड़ा जो है ना, मैं आज तक जो वकला के हवाले से देखता आया हूँ, ये एक अच्छी नर्सरी पैदा करते हैं, जो कि सियासत के हवाले से भी, कानून साजी के हवाले से भी। जब ये एक अच्छी नर्सरी पैदा हो जाती है तो ये आगे जाके हमारे मुल्क को, कौम को सर्व करते हैं। तो अभी जो बिलावल का दौरा आ रहा है, इस हवाले से हमारे वकला बहुत ज़्यादा मुत्तहिद हैं। और एक क्योंकि जो भी इस तरह की शमूलियतें हो रही हैं, उसमें वकला एक लीगल फोरम क्योंकि एक प्रोवाइड करते हैं उसको, ठीक है ना। तो इस हवाले से हमारी पूरे जो वकला भरपूर अंदाज में इस्तकबाल भी करेगी
और उनके साथ जहाँ जहाँ शमूलियतें हैं, कोई 7 शमूलियतें एक्सपेक्टेड हैं, जिनका नाम तो नहीं लगेगा, इंशाल्लाह वकला फोरम मुकम्मल तौर पे साथ होता है। हाँ। उस पूरे उसमें उसके साथ साथ एक जो आपने कहा कि शमूलियत का सिलसिला चलता रहता है और वकला हमेशा जो लीगल असिस्टेंट वो भी फराम करते हैं। एक जो चीज़ है जमहूरियत, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इस पर हम आपसे तफसीली बात करेंगे। जमहूरियत की बहाली में वकला ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमने देखा कि चाहे वो जजेस की तहरीक थी या जब भी कोई जमहूरियत पे बात आती है तो वकला खुल के सामने आते हैं। इस पर हम बात करेंगे। साथ हम आपसे जानेंगे कि आज हमें आप कौन सा गाना सुनाएंगे? जी, मैं आपको कलाम सुनाता हूँ। अच्छा, कलाम आपसे सुनेंगे। तो ये जो आप उसका सिलेक्शन करते हैं, जिस तरह कलाम आजकल किस तरह का सिलसिला जारी है, ज़्यादा ट्रेंड क्या है? सूफियाना कलाम की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं या सिंगिंग की तरफ? क्या रुझान है आजकल? नहीं, मेरे ख्याल है आजकल ना लोग ना ज़्यादातर जो मतलब कि हमारे एरिया के लोग हैं वो ज़्यादातर फोक सिंगिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इन्हें। लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी फोक म्यूज़िक में। हाँ, क्योंकि मैं बेसिकली मैं भी स्ट्राइकिंग स्पीकिंग हूँ, लेकिन मेरा शौक नहीं है इस। अभी आप इसमें नहीं आए? वैसे आप किन को ज़्यादा सुनते हैं? कौन से आपके रोल मॉडल हैं अगर मैं की बात करें? अपने बाबा को सुनता हूँ। इसके अलावा मेरे एक बहुत अच्छे अंकल हैं जो मेरे गाने रिकॉर्ड्स करते हैं, मुझे सिखाते भी हैं, शोएब जैदी साहब, वो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। तो हम अभी वही खुदा है सुनेंगे? जी, वही सुने, वही खुदा आप सुनाएंगे। इस तरह के मतलब जो फोक म्यूज़िक है, उसके अलावा जो कलाम है, उसको सुनने के बाद जो सिलसिला एक इंसान फ्रेश हो जाता है, उसके साथ जो दीगर म्यूज़िक हैं उनका भी लाइफ में होना। क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि जिस तरह मलिक रिजवान साहब ने बात की कि अक्सर औक़ात जो इंसान का जो मूड होता है वो काफ़ी उदास होता है, अकेलापन का शिकार होता है, तो वो एक गाना सुनता है, एक म्यूज़िक सुनता है, उसके बाद वो फ्रेश हो जाता है। मलिक रिजवान साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे जमहूरियत के हवाले से हमने बात की, जमहूरियत में कितना ज़्यादा किरदार है हमारे वकला का? क्योंकि मैंने जब तक अपनी लाइफ में देखा, 1-2 मैंने तहरीकें देखी। एक जुडिशरी के बहाली की तहरीक हमने कराची में जिस तरह देखा, कराची में जिस तरह वकला के साथ हुआ, उसके अलावा इस्लामाबाद में तिजाजी मुजाहिद, तो वकला ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया। तो कितना एक्टिव रहे वकला हमारी जमहूरियत की बहाली में? अगर हम माजी में देखें तो वकला का हमेशा कलीदी रोल रहा है। पाकिस्तान बनने की बात देख लें, उसमें वकला क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब वो वकील थे हमारे, वहाँ से एक सिलसिला शुरू है। भुट्टो साहब को देख लें, उनका किरदार देख लें, वो भी एक वकील थे। अच्छा, ये जैसे अब जब भी अमरीत आती है इस मुल्क में, अमरीत जब असल में उसमें ना सारे हकूक सल्ब हो जाते हैं, उसमें जो आपका कानून है वो तो खत्म हो गया, खत्म हो जाता है। सबसे पहले जिस बुनियाद पे हम खड़े हैं, हमारा मुल्क खड़ा है 1973 का आइन, जो भी इस तरह का आमिर आता है वो इसको ना एक साइड पे कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है और उसके बाद अपना कोई इमरजेंसी या जो भी है वो कर देता है। जब हमारा वो भी ख़त्म हो जाता है, मंशू अपना 1973 का आइन जब उसके बाद लोगों के सारे हकूक जो है ना वो उसी में हैं। जब हकूक ख़त्म होते हैं तो उसमें कोई वो नहीं होता कि अब वो उस पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो कहाँ जाएगा, किस फोरम पे जाएगा। तो आमिर जो होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि इनको बिल्कुल ही जो है ना हम अपने फैसले मुसल्लत कर दें, तो उनको हकूक की आज़ादी, उनकी आज़ादी या जो भी है मजहबी आज़ादी, सारी हर चीज़ उनकी ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम मुशर्रफ ने जब ये काम किया, उसने आके इक़्तिदार पे जमहूरी हुकूमत को एक साइड लाइन करके अपना इक़्तिदार लेके आया, तो उसमें वकला की जो है वो देख लें आप, किरदार देख लें। उसके बाद 2007 में जो 2007 में जुडिशरी जब इफ्तिखार चौधरी साहब को माजूल किया गया, उसके हक में वकला खड़े हो गए और उसको बहाल कराया। इसी तरह कराची का जो 12 अक्टूबर का वाक़या है जिसमें इतने सारे इसी चीज़ में जो कि वो चाह रहे थे कि ये बहाली की जुडिशरी, उसमें देखें उन्होंने जिंदा जला दिया वकला को। बहुत बड़ी किरदार है। हम जो भी इस तरह का जब गैर कानूनी कोई काम होता है तो वकला सबसे पहले सड़कों पे होते हैं और उसकी मुज़ाहमत करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। तो ये जो फोरम होते हैं मुख्तलिफ पार्टीज के, एक उनका इंसाफ लीगल फोरम भी है, उसके अलावा जो PMLN का भी है, कितना लाजमी होता है किसी भी जमहूरी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। उसका जो लाइव विंग है वो काफ़ी कहते हैं किरदार उन्हीं की वही बता रहे होते हैं कि इन्होंने आइन बनाना है, तो कितना अहम किरदार अदा करता है। एक तो पार्टी की कानून साजी होती है, मंशूर होता है, वो वकला ज़्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि उन्होंने लॉ भी पढ़ा होता है, वो हर वक्त लोगों के मसाइल भी हल करा रहे होते हैं। उनको पता होता है कि हम नई क़यादत किस तरह दे सकते हैं, हम आइन साजी किस तरह कर सकते हैं, हम लोगों को
आजकल के ज़रूरत के मुताबिक कैसे कानून बना के हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक नर्सरी होती है ये। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान के अंदर MNA MPS देखें तो वो मेजॉरिटी जो है ना वो लायर्स की है। ठीक, और सेनेटर्स भी हम देखते हैं, सेनेटर भी इसी तरह होता है। एतराज एहसन काफी नाम है, बड़ा नाम इतजाज है। एहसन है, बाकी बहुत सारे नाम हैं जो कि चीफ खोसा गवर्नर पंजाब रहे जी, और PLF को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का PLF का प्रेसिडेंट है हमारा। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल रहा है वो। उसके अलावा अब फिर पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन लड़ रहा है सदारत का, पहले भी वो सदर रहा है। इसके अलावा विफाकी वजीर रहा है, सेनेटर रहा है। रज़ा रबानी को हम देखते हैं, रज़ा रबानी को देख लें, उनकी बात सुनी जाती है, उनकी बात को माना जाता है कि जब वो स्पीच करते हैं तो माना जाता है कि आज जो पॉइंट हाईलाइट करेंगे वो पूरे मुल्क की सियासत में उनका किरदार होता है। बिल्कुल। तो वकला मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को चलाने में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर हम देखें हर तरह का जो भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह के काम होते हैं, मसाइल होते हैं, जमहूरियत को डिरोल किया जाता है तो डिरेल किया जाता है, तो उसमें जो है ना वकला अपना किरदार वो डरते भी नहीं है। और देखें हर फोरम पे फायर। अब ये कुछ ऐसे वाकयात भी हुए हैं, कुछ हाँ ऐसे वाकयात भी हुए जिसकी वजह से वकला पे काफ़ी आवाज़ भी बनी गया, इस तरह का किरदार नहीं होना चाहिए। हम उन पे भी बात करेंगे कि वो क्या वजूहत होती हैं कि इस तरह के, जिस तरह हमने लाहौर में देखा हॉस्पिटल पे वाकया हुआ, उसके साथ डॉक्टर्स के साथ इशूज़ देखे, उन पर भी हम बात करेंगे किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ हम साथ से कुछ गाने भी सुनेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एक ब्रेक पे जाएंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे वकला के हवाले से, उसके साथ साथ हमने आपको कहा था कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो साथ से हम इस हवाले से कुछ सुनेंगे। और यकीनन जो अगस्त का महीना जारी है तो अगस्त के महीने में हम यकीनन जो मिली नगमे हैं वो लाजमी साथ से सुनेंगे। साथ हमें कोई मिली नगमा सुनाएं, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को भी प्यार है पाकिस्तान से। खूबसूरत आवाज़ में साद रशीद ने हमें मिली नगमा सुनाया। यकीनन हमारे नाज़रीन आपने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा। मलिक रिजवान साहब, कितना लाजमी, जिस तरह आज हुब्बुल वतनी के हवाले से बात करें तो किस तरह से आप कहें, क्या कहना चाहेंगे आप, किस अल्फाज में हुब्बुल वतनी के हवाले से बात करेंगे? देखिए, वतन से जो मोहब्बत होती है वो इस्लाम का हिस्सा है। बिल्कुल। और हमें क्यों अपने वतन से मोहब्बत ना हो, हमें इतनी खुशियाँ, हम इतने आज़ाद, ये जब हम बाहर जाते हैं ना किसी मुल्क में, उस वक्त हमें एहसास होता है कि अपना वतन क्या है, अपना वतन क्या है। यहाँ पे सारे अपने हर काम एक आज़ादी से बंदा करता है। वहाँ पे तो आपने घर से बाहर निकलना है ना, सोच समझ के निकलना है, डर डर के निकलना है। मैं कुछ अर्सा मैंने भी सऊदी अरब गुजारा, तो जब हम कराची एयरपोर्ट पे आते थे ना, यकीन करें हमें ऐसा लगता था हम कैद से आज़ाद हो गए, हम कैद से आज़ाद हो गए। ये पोजीशन होती है। तो हमें अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए, जिस मुल्क में भी हो, लेकिन जब अपने वतन में इंसान वापस आता है तो उसे आज़ादी सी महसूस होती है कि वो कहता है अपने घर में वापस आ गया हूँ। आप इवन के हज उम्रे के लिए भी चले जाए ना, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि हम जाएं, जाके हज उम्रा करें, बड़ी खुशी से यहाँ से जाते हैं। लेकिन हज उम्रा करने के अदायगी के बाद हमारी पहली ख्वाहिश ये थी हम फौरन मुल्क पहुंचे। वो बहुत बड़ी खुशी की वो होती है। लेकिन जब हम, जैसे मैंने बात वही की, मुल्तान एयरपोर्ट पे उतरते हैं, कराची एयरपोर्ट पे, लाहौर एयरपोर्ट पे जब हम उतरते हैं तो यकीन करें एकदम हम ना खिलखिला से जाते हैं। वो एक खुशी अलग होती है, चेहरे पे ना एक रौनक सी आ जाती है। और जब मालूम होता है कि अपने मुल्क में फिर अपने सारे फैमिली मेंबर से, दोस्त से बाप उस इस्तकबाल के लिए खड़े, तो ये मौके ही अलग होता है। तो जिस तरह हम बात कर रहे थे सियासी जमातों की बात कर रहे थे कि आपने बात की थी कि जो आइन साजी है सियासी जमातों की वो काफ़ी ज़्यादा अहम होती है। उसमें यकीनन वकला का, उनकी मशावरत, उनकी जानब से आइन तैयार किया जाता है जो कानून होते हैं। इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि पार्टीज़ के आइन बन जाते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता, ना तो टाइम पे इलेक्शन कराया जाता है, ना उस आइन के मुताबिक क़यादत को चुना जाता है। तो फिर उस आइन का क्या फ़ायदा? इस हवाले से क्या होना चाहिए? असल में इसको ना हम पॉजिटिव नहीं ले रहे, इन सारी चीज़ों को। हम जो भी एक पार्टी अपना मंशूर, इंतखाबाती मंशूर जिसे बोलते हैं, जब वो पेश करती है तो वो सिर्फ आवाम को ये बताने के लिए पेश करती है कि हम ये मंसूबे लेके आ रहे हैं। अब जिस पे हम लोगों को बात है कि अब आवाम ने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है, पार्टी मंशूर को अब आवाम नहीं देखती, वो कहती है खाली बातें हैं। उसकी फिर रिजल्ट ये निकलता है जब हम उनके तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते, एतमाद नहीं होता। जैसे अभी हालिया हुक्मरान पार्टी की मैं बात करूं, इनका मंशूर था कि हम 90 दिन में इनकलाब लेंगे, तब्दीली आ जाएगी, 90 दिन में हम
करप्शन खत्म कर देंगे, हम 25% यूथ को कोटा देंगे, हम किसी करप्ट बंदे को नहीं लेके आएंगे, इसी तरह 50 लाख नौकरियां 100 दिन में सुबह बनाएंगे, ठीक है ना। अब अवाम ने कहा अच्छा ये दूसरी पुरानी पार्टियां तो जो है ना उनको छोड़ें, इस पार्टी को हम आजमाएं, हो सकता है कि ये वाकई उन अपने इंतखाबी मंशूर पे अमल करें। लेकिन जब इसको मिल गई, इक़्तिदार मिल गया, तो आप देखेंगे वो बिल्कुल पुरानी पार्टियों से भी बदतर पोजीशन इस वक्त चली गई। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था, अवाम आम बंदा इसके लिए निकला था। उनकी बात करें तो वो तो अभी भी कहते हैं कि हमारी सबसे बेहतरीन हुकूमत है, लेकिन जो अवाम है, अवाम यकीनन ये कहती है कि जो वादे किए जाते हैं इलेक्शन के माहौल में, पता नहीं हमारे सियासतदानों पे अब अवाम का एतमाद कम होता जा रहा है। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन के दिनों में उनके वादे कुछ और होते हैं, मिन्नतें तरले करते हैं कि यार वोट दे दो, हम आप पे काम कराएंगे, इलेक्शन के बाद नजर नहीं आते, चाहे हारने वाले हो चाहे जीतने वाले हो। तो ये क्या वजह, आप भी एक सियासी वर्कर हैं और एक इलाके की नुमाइंदगी भी करते हैं, तो ये क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ऊपर की पॉलिसियां होती हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो MNMP है, इनका असल काम बैठ के कानून साजी है। बल्दियात जो ये कराते हैं अवामी नुमाइंदे होते हैं, क्योंकि वो हर बंदे को जानते हैं, क्योंकि गली मोहल्ले के ग्रास रूट लेवल के ये नुमाइंदे होते हैं, तो ये हर किस्म के आम पब्लिक के मसाइल जानते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा काम होता है, ऊपर की क़यादत जो होती है ना वो सौंप देती है MNMPs को। ठीक है, फंड्स भी उनको मिल गए, इख्तियारात भी उनको मिल गए। हाँ जी, एक चेयरमैन का जो होता है वो 40 से 50 हज़ार अमूमन आबादी का इलाका एक उनके पास होता है, 30 हज़ार आबादी का होता है, और एक अगर MPA को देखें तो वो 5 लाख से ऊपर होता है। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये मुमकिन है 5 लाख लोगों को मिलना, उनके मसाइल हल करना? उनको कानून साजी करनी चाहिए थी, फंड्स मसले मसाइल जो बाकी हैं वो नीचे देने चाहिए थे। देख रहे हैं कि एक मुशर्रफ दौर में एक आया था जो कहा गया था कि वो कुछ बेहतर था लोकल बॉडी सिस्टम, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में आया, उसमें भी इख्तियारात का रोला था। अब तो खैर उन्होंने उसे बनाया नहीं, अब तो इलेक्शन कराया नहीं। तो ये जो इख्तियारात ना देना कौन रुकावट होता है इस वाले से? ये जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं ना, मैं माजी में भी यही देखता आया हूँ कि इन्होंने कभी बल्दियात पे तवज्जो दी ही नहीं है। हालांकि जमहूरी हुकूमत को देनी चाहिए। असल जमहूरियत ये है कि जो लोकल बॉडी गली मोहल्ले तक नुमाइंदगी जाए, आपकी ग्रास रूट लेवल पर आपके नुमाइंदे बैठे हों, असल तो ये पार्टी बिल्कुल यही पार्टी है। आपने अभी नून लीग की बात की, उन्होंने इंतखाबात नहीं कराए थे। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया था, पहले वो 2013 में आर्डर आया था, उसने नहीं करवाए थे, फिर 15 में जब सख्ती उन्होंने की तो उन्होंने करा दिए। 2017 तक उसके बाद उन्होंने हमें इख्तियारात नहीं दिए थे, इख्तियारात नहीं मिले थे। 2017 जनवरी में जाके इन्होंने इख्तियारात दिए, वो थोड़ा बहुत चलना शुरू हुआ तो नई गवर्नमेंट आ गई। 2019 में इन्होंने हमें वो खत्म कर दिया, और फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए। अभी दोबारा से बहाली की बात हुई, बहाली की अभी कहा गया था, अभी मार्च में कुछ आप लोगों ने वहां भी किए सुप्रीम कोर्ट से। जी मैं वही बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर मार्च में किया हमें बहाली का, और आज सितंबर स्टार्ट हो रहा है। अब अभी तक इन्होंने हमें इख्तियारात नहीं दिए, ₹1 का या एक किसी चीज के हमें ऑफिस नहीं दिए गए। उसकी बात वही है, MNMPs ये चाहते हैं कि अगर ये सोचती है कि हमारे जो मुखालिफ जमात है, क्योंकि वो बरसे इक़्तिदार में थी, उनके नुमाइंदे ज्यादा वजह से इख्तियार तो नहीं देना चाहती। हाँ, ये वजह भी है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट, इस पे मजीद तफसीली बात करेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम यकीनन साथ से भी इस हवाले से सुनेंगे, कुछ म्यूज़िक के हवाले से। उसके साथ साथ हम जो लोकल बॉडी सिस्टम है, हुकूमत बातें करती है कि हम ग्रास रूट लेवल पर चेंज लाएंगे, लेकिन जब लोकल बॉडी सिस्टम नहीं होगा तो कैसे चेंज आएगी, तो इस पर हम तफसीली बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे लोकल बॉडी सिस्टम की, हमेशा यही होता है कि जो सियासी जमातें इक़्तिदार में नहीं होती तो उस वक्त आवाम को कहती हैं कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो आवाम को इख्तियारात देंगे, निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकिली की जाएगी, उससे चेंज आएगी, उससे गली मोहल्ले के मसाइल हल होंगे। लेकिन जब इक़्तिदार में आ जाती हैं सियासी जमातें तो वो वादे भूल जाती हैं। फिर ये होता है कि जो आम आवाम होती है उनका जमहूरियत पर एतमाद उठ जाता है। हम इस पर बात कर रहे थे मलिक रिजवान साहब, लोग अक्सर गिला करते हैं, जिस तरह आपने बात की कि MNA के पास 5 लाख 4 लाख वोटर हैं, वो हर एक तक अप्रोच नहीं कर सकता। उसके बाद सेलेक्ट जगह होती हैं जहाँ पर वो अप्रोच करता है, जहाँ पर वो जाता है। UC चेयरमैन होता है, वो उसके पास एक हल्का होता है 20,000 का, 25,000 का। उसके बाद कौंसलर होते हैं, इनके पास 1500 2000 के वार्ड होते हैं। तो वो आसानी होती है। जब हम कहते हैं हमने जमहूरियत को मजबूत करना है, जब हम इख्तियारात नहीं देंगे गली मोहल्ले में, तो जमहूरियत कैसे मजबूत होगी? लोग तो कहेंगे यार ये वोट ले गया था, उसके बाद तो आए नहीं है।
इसकी मेन वजह यही है कि हमारे जो MNA पाकिस्तान में, ठीक है ना, ये होता है कि वो चाहते हैं कि लोग हम तक अप्रोच करें, इख्तियारात उनके पास रहे, इख्तियारात हमारे पास रहें, ताकि हम अगली दफा जाए ना, हम उनको एहसानात गिनवा सकें कि हमने आपका रोड बनाया था, हमने आपकी गली बनाई थी, हमने वो सोलिंग टफ टाइल बनाई थी, हमने आपके बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए थे, हमने डेथ सर्टिफिकेट, मतलब ये छोटे छोटे मामलात होते हैं। वो जो थाने में इशू बना था वो भी मैंने फोन कॉल की थी। जी जी, इस तरह की बातें बिल्कुल। अब मुशर्रफ दौर में आपने बात की, बहुत अच्छा सिस्टम था। उसमें एक SHO जो है ना, वो कांपता था जब नाजिम जाता था, नाजिम अपने डेरे पे बुला लेता था। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि वो हर वक्त लोगों के अंदर बैठा है, नाजिम चेयरमैन जो है ना, उसको पता होता है कि ये बंदा ठीक है, ये बंदा गलत है, ये बंदा, एक हिस्ट्री बन जाती है। कमेटियां भी बनाई गई थी, मुसालती कौंसिल इस वक्त भी चल रही हैं, मुसालती कमेटियां इस वक्त भी चल रही हैं थानों में, लेकिन वो इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर पा रही, क्योंकि वो इलेक्टेड लोग नहीं है उसमें। हाँ जी, उसकी वजह मेन यही है कि जो हमारे ऊपर बैठे हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि इख्तियारात नीचे तक जाएं, निचली सतह तक जाएं, आम बंदे के मसले हल हों। बस जो उन तक पहुंच गया, जो उनका मंजूर नजर होता है, ठीक है ना, उसको नवाज दिया जाता है। हर पार्टी में बदकिस्मती से हमारे पूरे सियासी कल्चर में ये रुझान चला रहा है कि पब्लिक तक जो चीज़ है वो नहीं जाए, सेलेक्टिव लोगों तक जाएंगे, इख्तियारात भी, उसके समरात भी। उसके बाद पब्लिक कहेगी कि यार इस जमहूरियत का हमें क्या फ़ायदा लगेगा। अगर जमहूरियत को मजबूत बनाना है तो कम से कम जो लोकल बॉडी सिस्टम है उसको मजबूत करना होगा। साथ जिस तरह हम म्यूज़िक के हवाले से बात कर रहे थे, तो म्यूज़िक की तरफ जो आना चाहता है, एक तो उसे शुरू से शौक़ होना चाहिए, अच्छा गा सके, कितना टाइम उसको मज़ीद अपनी स्किल्स को पॉलिश करने में, उसको ग्रूम करने में लगता है, कितना टाइम चाहिए होता है? सर मेरे ख्याल में ना, एक मतलब कि एक आम शहरी को, आम शख्स को उसे चाहिए कि ना वो ना अपनी वो ज़्यादातर लिसनिंग करे, ज़्यादातर वो एक सिंगर को फोकस करे, उस पर उसकी लिसनिंग को फोकस करे, सुनता रहे बार बार। इस तरह आपकी वॉइस चेंज हो सकती है, मतलब कि आप ना गा सकते हैं उसकी तरह। ये नहीं आपको अपनी वॉइस पर कंट्रोल होना चाहिए, अपने लिहाज से गाना चाहिए, अपनी आवाज़ में गाना चाहिए। ये जो वॉइस का पिच लेवल होता है, उतार चढ़ाव, ये कितना लाजमी होता है किसी भी सिंगर के लिए और किसी भी अच्छा गाना परफॉर्म करने के लिए? जी ये बहुत लाजमी होता है, क्योंकि सब कुछ में परफॉर्मेंस का, सिंगिंग में होता यही कुछ है। आप थोड़ा सुर से इधर उधर हुए तो सारा गाना गया। और जो पब्लिक है वो सिर्फ आपको देख रही है, वो ये चाह रही होती है कि आप जो गुनगुनाएंगे तो वो उनकी जो माइंड है वो उनका फ्रेश होगा। वो 50,000 करोड़ बैठे, जितना भी करोड़ बैठा है, वो किसी भी वक्त आपको गाना, चाहे वो रिकॉर्डिंग में हो, तो घर में बैठ कर सुन सकते हैं उसे। तो इसमें आपको तो काफी ज्यादा ख्याल करना पड़ता होगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में मेरे ना घर में मेरी जो पहले जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ, मेरे बाबा हैं सबसे पहले, उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन होती है। वो मतलब कि मुझे हर तरह से बताते हैं कि मतलब कि ये इसमें ये गलती है, इसमें ये है, तो मतलब कि उस तरह से मुझे बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई मतलब कि आपको एक आपकी जो एकेडमी है वो तो आपको घर में मिल गई? जी बिल्कुल। तो आपने ट्रेनिंग हासिल करनी थी कहीं और जाकर, आपको घर में मिल गई कि आपने अपनी जो सिंगिंग है उसको किस तरह से बेहतर करना है, उसको किस तरह से निखारना है? मैं समझता हूँ कि ना आप ना किसी एक को, मतलब कि एक सिंगर उसको फॉलो करें, उसकी आवाज़ पर मतलब कि अपनी आवाज़, मतलब कि अपनी आवाज़ में ही गाएं, और ना उसको फॉलो करेंगे, मतलब कि आप इस तरह के ना अपनी आवाज़ में रहकर बात करें, अपनी आवाज़ में रहकर गाएं, आपका सुर इधर उधर नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में यही होता है बस। यही होता है। मतलब रिजवान साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे लोकल बॉडी सिस्टम की, अभी इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? क्योंकि आप एक नुमाइंदे भी हैं गली महले यूसी नील कोर्ट के, तो इस वक्त लोगों का रुझान जमहूरियत पे लोग क्या बात करते हैं? क्योंकि मैं खुद एक प्रोग्राम करता हूँ, जब पब्लिक से बात करते हैं ना, लोग कहते हैं यार वोट मैंने दिया था, वोट का मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, वोट अगली बार नहीं कास्ट करूँगा। सिस्टम से एतमाद उठ रहा है आवाम का, तो ये कितना नुकसानदेह है जब हम आवाम तक उसके इख्तियार डिलीवर नहीं करते हैं? जी ज़ाहिर है, अवाम हमेशा रिलैक्सेशन मांगती है, अवाम अपने मसाइल का हल चाहती है, अवाम ये चाहती है कि हमें ईज़िली एक्सेस हो, अपने नुमाइंदों तक एक्सेस हो, हम अपनी बात ऊपर तक डिलीवर कर सकें। वो जो सोर्स है ना मेन, जो आप ये देखें कि एक हमारा जो सिस्टम था उसमें एक चेयरमैन था, नीचे 6 काउंसलर थे, 6 वार्ड बना दिए गए थे एक इलाके के, और लेबर और वुमेन का अलग, वो अलग, वुमेन का अलग, लेबर का अलग, यूथ का अलग, नौजवानों का अलग, 25 साल से जो नीचे थे नुमाइंदे मौजूद थे। उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया। अगर उसको यूटिलाइज करते तो मेरे ख्याल में अवाम का इत्मीनान ना उठता। अवाम जाहिर है जब उनके इस वक्त हुकूमत क्यों नहीं कराना चाहती, किस बात का खौफ है? हालांकि वो कहती है कि हम सबसे बड़ी जमात है, नौजवान सबसे ज्यादा हमारे साथ हैं, वो ये कहते हैं कि हमने मुश्किल टाइम से निकाला है हुकूमत को, मुल्क को, और अब अच्छे टाइम में लेके आ रहे हैं। इसके बावजूद भी वो क्यों नहीं करना चाहते, क्या खौफ है? असल में उनके नारे
माजरत के साथ कुछ और हैं। अगर रियलिटी देखी जाए तो घी 120 से 350 पे चला गया, 340 पे चला गया, चीनी 55 से 105 110 पे चली गई, पेट्रोल 62 से लेके 120 क्रॉस कर रहा है। मसाइल बिल्कुल हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हुकूमत पर काफ़ी तनकीद भी होती है और हुकूमत इससे नज़रें चुराती हुई नजर आती है। मलिक रिजवान अहमद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, यकीनन लोकल बॉडी सिस्टम के हवाले से, वकालत के हवाले से। साद रशीद, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। हम आखिर में आपसे एक सूफियाना कलाम ज़रूर सुनेंगे और नाज़रीन उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ नए मेहमान मौजूद होंगे। साद, हमें अब क्या सुनाना चाहेंगे? सूफियाना कलाम सुनाता हूँ, बड़ा खूबसूरत। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की थी कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ नए मेहमान मौजूद होंगे, तो हम उनसे भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। जैसे हमने पहले बात की थी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, और इस हवाले से हम जमहूरियत के हवाले से बात कर रहे थे, जो हमारा सिस्टम है उसकी बेहतरी के लिए बात कर रहे थे। तो अब हमारे साथ नए मेहमान मौजूद हैं, हम उनका आपसे तारुफ कराएंगे। आयशा रऊफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, राइटर हैं, और इस हवाले से हम उनसे जानेंगे। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना एक अंग्रेज़ी नावल लिखा एन एक्सपीरियंस के नाम से। हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहती हैं और किस तरह से उनको ये ख्याल आया, किस तरह का एक्सपीरियंस था, आगे उनका क्या इरादा है, किस तरह से वो वर्किंग मज़ीद करना चाहती हैं। आयशा रऊफ़, आपको खुशामदीद। कैसी हैं आप? I'm good. हम आपसे यकीनन जानेंगे जो आपने इस हवाले से जो किताब लिखी, उस हवाले से किस तरह का वो एक्सपीरियंस था, किस तरह आपने वो फोकस किया, किस तरह से ख्याल आया, हम इस पर बात करेंगे। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, हम उनका आपसे तारुफ कराएंगे। डॉक्टर उस्मान जमशेद हैं, एक्सपर्ट हैं सॉइल साइंसेस में, और उस हवाले से हम उनसे जानेंगे कि जो ज़मीन का तजिया होता है, जो इस हवाले से हमारी फसलों की काश्त के लिए जो चीज़ें होती हैं उसको किस तरह से चेक किया जाता है, किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। इनका तल्लुक मियाँ नवाज शरीफ ज़री यूनिवर्सिटी से है और इस हवाले से हम उनसे भी जानेंगे। डॉक्टर उस्मान जमशेद साहब, आपको भी खुशामदीद। थैंक यू। यकीनन हम एक तो मुल्तानी मिट्टी काफ़ी मशहूर है, लेकिन वो हुस्न के लिए मशहूर है, लेकिन जो फसलों के लिए रिक्वायरमेंट है मिट्टी की, हम यकीनन आपसे जानेंगे। हमारे नाज़रीन भी इंटरेस्टेड होंगे कि किस तरह से जो मिट्टी में जो चीज़ें हैं वो किस तरह से वो एक फसल को वो बेहतर बना सकते हैं। हम इस पर अभी तफसीली बात करेंगे। हम आयशा के पास जाएंगे। आयशा रऊफ़, आपने एक नावल लिखा, 13 साल की उम्र में आपने नावल लिखा एन एक्सपीरियंस के नाम से। किस चीज़ को ज़्यादा उसमें फोकस किया गया और किस तरह से आपको ख्याल आया कि मुझे एक नावल लिखना चाहिए, और किस तरह से आपने उन चीज़ों को उसमें शामिल किया? जो मेरा नावल है, इट रिवॉल्व्स अराउंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को इतनी सिग्निफिकेंस नहीं दी जाती कि अ गर्ल शुड आल्सो बी एजुकेटेड द सेम वे अ गाय इज़ एजुकेटेड। तो इस सब को देख के मैंने नावल लिखा। आई एम अ कीन ऑब्जर्वर। मेरी जो फैमिली है, ग्रैंड फैमिली इज़ फ्रॉम अ विलेज। तो जब मैं वहाँ जाती थी, आई यूज्ड टू लुक दैट माय कजिन्स एंड अदर गर्ल्स ओवर देयर, दे डोंट रियली गिव दैट मच इम्पोर्टेंस टू गेट एजुकेशन। Neither do their parents, that they must be imparted with education. तो वो ये सब कुछ भूल जाते हैं कि that a woman must be educated no matter what. She has to nurture her child, she has to bring up a family. तो अगर वो educated नहीं होगी, she won't be able to do it in the right way. उससे मालूम ही नहीं होगी मेरा राइट क्या है। Yeah. तो इसी सब से it's a fictional story actually. बस मैं आई वाज अबाउट 30। स्टोरी में कौन से कैरेक्टर आपने शामिल किए, कितने, किस तरह से, उसमें कुछ उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। अच्छा, तो ये स्टोरी जो थी मेरी, इट वाज अ फिक्शनल स्टोरी, एंशिएंट टाइम्स के बारे में लिखा था। द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज अ गर्ल नेम ब्लेक हु स्ट्रगल्स थ्रू सोसाइटी ऑड्स टू कम अप एज अ स्ट्रॉन्ग फीमेल। तो उसे किस किस चीज़ से गो थ्रू करना पड़ता है, ठीक है, तो उस सब को मतलब रख के मैंने बुक लिखी एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद आपको क्या रिस्पॉन्स आया? फैमिली ने किस तरह सपोर्ट किया, आपके वालिदैन ने उसमें किस तरह से आपकी हेल्प की? माय फैमिली वाज रियली सपोर्टिव एंड दैट्स अ गुड थिंग। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। दे डिडंट क्रिटिसाइज मी एट ऑल कि ये लड़की के बारे में क्यों लिखा है, इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। माय स्कूल एंड माय कॉलेज। स्कूल में जाना चाह रहा है, स्कूल से क्या रिस्पॉन्स है? आपके टीचर्स, आपसे क्लास वालों? कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया था,
उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत छोटी हो और इट्स नॉट समथिंग गर्ल ऑफ योर एज शुड बी राइटिंग और शुड बी टॉकिंग अबाउट, बट आई थिंक दे आर रॉन्ग। हम बहुत इग्नोरेंट हैं, हमें ये चीज़ ना आपने उन सबको गलत साबित किया। या ये चीज़ बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, नो वन गिव्स एन एयर टू इट। टू एमेलियोरेट प्रेजेंट कंडीशन वी मस्ट बी अ कीन ऑब्जर्वर। हम क्यों अक्सर देखते हैं कि बच्चों के बारे में अभी जिनकी एज कम है वो ये कहा जाता है कि ये सिर्फ चीज़ें कॉपी करते हैं, खुद से परफॉर्म करना। तो आपने खुद से एक चीज़ सोची, खुद से आपने वो देखा, उसके बाद ऑब्जर्व किया, उसके बाद आपने एक नॉवल लिखा। तो ये वाकई एक बिल्कुल नई बात थी। इट वाज, ये लोग जो होते हैं ना, आई से दैट कुछ लोग तो इसको एज ए क्रिटिसिज्म बोलते हैं, कुछ लोग एज एन जेलसी बोलते हैं, इस सब से होता है बस ये सब। लेकिन काफ़ी अच्छा इसमें यकीनन सबको इस हवाले से मोटिवेशन भी मिली। और उसके साथ साथ सबसे जो अहम चीज़ ये है कि एम्पावरमेंट के हवाले से हम बात करते हैं, राइट्स के हवाले से बात करते हैं। तो आयशा ने जो पॉइंट हाईलाइट किया, यकीनन ये हमारी सोसाइटी में मेन इशू है। हमारी ख़वातीन को तालीम के हवाले से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, उसके अलावा राइट्स के हवाले से उनको नहीं पता होता, वो बताया ही नहीं जाता। जब वो मांगने लगती हैं तो एक मज़ामत बनकर उनको रोका जाता है। हम मज़ीद बात करते हैं डॉक्टर उस्मान जमशेद से, जो हमारे साथ प्रोफेसर मौजूद हैं मियां नवाज शरीफ ज़री यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बात करते हैं, हमने बात की कि ज़री यूनिवर्सिटी से और ज़राअत से आपका गहरा ताल्लुक है। हम जब ज़मीन की बात करते हैं, हमेशा एक किसान एक बात से परेशान रहता है, वो ये कहता है यार मेरी प्रोडक्शन इस साल इतनी हुई, उसके बाद मैंने खाद भी यूज़ की, स्प्रे भी यूज़ किया, लेकिन मेरी प्रोडक्शन कम होती जा रही है, उसमें इजाफा नहीं हो रहा। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे साथ का जो पंजाब है उनकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, साथ चाइना है उनकी वही ज़मीन है लेकिन प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारी ज़मीन में क्या मसला होता है कि प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है? चलो मैं थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि मिट्टी बनती कैसे है, कहाँ से। आपने देखा होगा जितनी भी तहजीबें हैं, सिविलाइजेशन, वो हमेशा दरियाओं के किनारे आबाद हुई, पानी और जरखेज़ मिट्टी के लिए। तो इनिशियली आबादी कम थी, हम फील्ड में एक क्रॉप लेते थे और आधा साल उसको खाली छोड़ते थे, न्यूट्रिएंट्स दोबारा रिकवर हो जाते थे। जैसे जैसे आबादी बढ़ना शुरू हुई, हमने साल में क्रॉप्स ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दी, एक तरह से कमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके अंदर फील्ड को मौका ही नहीं मिलता कि वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं दोबारा उसमें रिकवर हो सकें। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें डेफिनेटली एडुकेट न्यूट्रिएंट्स दोबारा सॉइल के अंदर वापस भेजने पड़ेंगे, अप्लाई करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। आप समझते होंगे इस बात को कि एक कॉमन पर्सन जो जिंदगी गुजार है और एक एथलीट जो जिंदगी गुजार है, उन दोनों की कभी भी न्यूट्रिशन जो है बराबर नहीं हो सकती। जो एथलीट होता है उसकी न्यूट्रिशन स्पेशल होती है। बिल्कुल उसी तरह से जब हम अपनी फार्मिंग कमर्शियल कर रहे हैं, आप हाइब्रिड मेज लगा रहे हैं, आप एग्जॉस्टिव क्रॉप्स लगा रहे हैं, कैश क्रॉप्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो डेफिनेटली जिस तरह आप कैश क्रॉप्स लगा रहे हैं, हमें उसी तरह से अपने सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी डालने पड़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करने पड़ेंगे। और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं बल्कि वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी उस टाइम सॉइल को ज़रूरत है। और ये आप कभी भी ऐसे ब्लाइंडली नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अपनी सॉइल का एनालिसिस करना पड़ेगा। वैसे तो हर क्रॉप के बाद जो हम रिकमेंड करते हैं, जब एक क्रॉप लगाइए आपने यील्ड ले लिया, उससे हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप लगाने से पहले फर्टिलाइजर अप्लाई करने से पहले। अक्सर हमारे जो किसान है वो परेशान नजर आते हैं। एक तो इतने ज़्यादा महंगा हो गया है खादें और उसके अलावा दीगर, तो वो उस तरफ जाते नहीं हो, कहते हैं पहले खर्च इतने ज़्यादा हैं, अब इसमें भी हम पैसे नहीं, जो हमारी जो गवर्नमेंट दे रही है उसमें सब्सिडाइज है, कोई ज़्यादा पैसे नहीं है। बल्कि हमारे पास यूनिवर्सिटी में हम लोग भी एनालिसिस कर रहे हैं, तो कोई इसमें ज़्यादा इसमें चार्जेस बल्कि मैं समझूंगा ऑलमोस्ट फ्री हैं जो चीज़ें हैं। बिल्कुल, ये बस थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट चेंज करने की ज़रूरत है अपना। जिस तरह हमें कोई मसला होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं पहले कि नेक्स्ट क्या करें, और बाज़ लोग खुद ब खुद ही कर लेते हैं, मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन जिस तरह हम कहते हैं खतरनाक है, उसी तरह से जो हम खुद सेल्फ एक्सपर्ट बनकर कोशिश करते हैं, न्यूट्रिएंट्स अंदाज से डालते हैं, उससे एक तो आप अपने पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं और उसके अलावा अपनी ज़मीन को भी आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुख्तलिफ इकसाम की फसलें एक ही ज़मीन पर काश्त की जाती हैं। जिससे हम अगर मियाँ वाली की सिंपल बात कर लूँ कि मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से है, तो वहाँ पर ज़्यादातर गंदम काश्त होती है, उसके बाद अगली फसल मूंग की या कपास की, कॉटन की काश्त की जाती है, उसके बाद दोबारा से गंदम काश्त की जाती है। अब पहली फसल आपने काश्त की गंदम की, अब उसी ज़मीन पे आप मूंग या उसके अलावा जो कॉटन है वो काश्त करने जा रहे हैं, तो उसमें आपने क्या ख्याल करना होगा? उसमें देखें, आप जैसे बताया खुद ही बात की कि गंदम के बाद आप लेके आ रहे हैं उसको मूंग को। मूंग बीन जो है ये एक नाइट्रोजनस फिक्सिंग क्रॉप है, लेगुमिनस क्रॉप है। जो दालें हैं इनका अगर हम फसलों के दरमियान में दालों को इंट्रोड्यूस कराएं, दालों को लगाएं, तो ये ज़मीन को फ़ायदा पहुंचाती हैं, क्योंकि दालों की जड़ों के अंदर ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो हवा से नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। डेफिनेटली जो नेक्स्ट क्रॉप होगी तो उसमें आपकी जो यूरिया की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल, और यूरिया की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। हम रिकमेंड करेंगे एनालिसिस करने के बाद कि आप जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है वो कम डालें देखने के बाद। तो ये थोड़ी सी अब मैनेजमेंट है
अगर आप इस मैनेजमेंट को समझ लेंगे और कर लेंगे एनालिसिस कराने के बाद, गंदम के बाद अगर आपने मूंग काश्त की है तो जमीन के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल फायदेमंद है, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट पे एग्जॉस्टिव क्रॉप है, कॉटन है, जिसमें जमीन के बीच में से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। ठीक है। तो इसी तरह से हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप फसलों के दरमियान अगर गुंजाइश बनती है मुख्तलिफ क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर, तो वहाँ पे जो अगर कोई दालों वाली फसल लगाई जा सकती है वो उसको लगाएं, ताकि उनके जड़ों में जो नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है। हम इस पर मजीद आपसे यकीनन जानेंगे कि कौन कौन सी फसलें किस जमीन पर काश करनी चाहिए, उसके बाद जिस तरह मैनेजमेंट उन्होंने बताई उस पर बात करेंगे। आशा, जिस तरह हमने बात की, आपने कहा कि एम्पावरमेंट काफ़ी लाजमी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है, सिर्फ खवातीन में ज़्यादा नहीं है, बाकी जो हमारी जेंडर्स हैं उनमें भी इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। तो इसका क्या हल हो सकता है, किस तरह से हम ये डिस्क्रिमिनेशन कम कर सकते हैं? तालीम के जरिए? यस, ऑफ कोर्स एजुकेशन के थ्रू ये हो सकता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप इट इन रिगार्ड दैट इट इज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लाम इज़ द बेसिक कोड ऑफ लाइफ, उसी को हम पर्सपेक्टिव में रख के उसी को फॉलो करके हम जी सब कुछ एमेलियोरेट कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। चीजें पहले से हमारे पास मौजूद हैं, सिर्फ हम अमल नहीं करते, उनको इग्नोर करते हैं और हम देखते हैं कि या शायद समझते हैं कि हम उनको राइट ना दें, उनको अगर राइट देंगे तो वो भी हमारे साथ आ जाएंगे, या ये वजह भी समझते हैं? हम उसे इग्नोर करते हैं और फिर हम ना जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको देख के हम जी वो बना लेते हैं फेमिनिस्ट कम्युनिटीज, विच इज़ नॉट अ रियली गुड आइडिया फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हमें ना उसका बैकग्राउंड भी नहीं पता और फिर फेमिनिज्म आ जाता है, फिर बहुत एक जेंडर वॉर शुरू हो जाता है। हमारा जब भी कोई बात करता है खवातीन राइट्स की तो कहा जाता है कि ये फेमिनिज्म से है, ये फेमिनिस्ट है, इस वजह से वो बात कर रहा है। तो ये भी इस वजह से भी एक पहले दिन से ही तनकीद शुरू हो जाती है, मतलब कि लोग ऐसे समझते हैं कि ये तो फेमिनिस्ट है, ये तो यूरोपियन चीज़ें यहाँ पे लाना चाहता है, इस वजह से भी प्रॉब्लम बनता है। किसी ने कभी ये नहीं देखा, फेमिनिज्म की हिस्ट्री को नहीं देखा कि व्हाई इट एक्चुअली इनिशिएटेड। यहाँ की वुमेन्स जो होती हैं ना, दे आर नॉट फेमिनिस्ट, दे आर जस्ट एक्सट्रीमिस्ट, जो एक जेंडर को ऊपर लेकर जाना चाहती हैं, दूसरे मेल जेंडर को बिल्कुल अबॉलिश करना चाहती हैं। जो फेमिनिज्म थी, इट एक्चुअली बिगन फॉर वुमेन राइट्स, डोमेस्टिक वायलेंस और हर एक किस्म की जो whatever atrocities a women went through in European countries, उसको abolish करने के लिए फेमिनिज्म शुरू हुआ था। इस सब के लिए नहीं जो आजकल हो रहा है कि यूरोपियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए फेमिनिज्म स्टार्ट होना चाहिए। दैट वाजंट द आइडिया बिहाइंड इट। इसमें यकीनन जो चीज़ें हैं, अगर हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारे रिलीजन के हिसाब से उसको फोकस किया जाए, उसको फॉलो किया जाए, तो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हम एजुकेशन के हवाले से आशा आपसे जानेंगे, एजुकेशन की हम बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं। एक तो हमारे यहाँ तालीम दी जा रही है, एक जो हमारे यहाँ सिस्टम है, एक हमारा सरकारी स्कूल का सिस्टम है, एक हमारे पास प्राइवेट सेक्टर का जिनकी फीसेस काफ़ी कम होती हैं वो सिस्टम है, तीसरा हमारा जो ए लेवल ओ लेवल का सिस्टम है। तो हमारे यहाँ बिल्कुल डिवाइड है सिस्टम। तो इसको हम किस तरह से हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं? किन किन चीज़ों को आप जिस तरह एजुकेशन हासिल कर रही हैं तो हम बच्चे पे कितना फोकस करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, इट इज़ टोटली रेकलेस। उसका ना कोई वो हमें बेनिफिट नहीं हो रहा। इनफैक्ट वो जो हमारे जो यूथ है उसमें से क्रिएटिविटी, इट्स सकिंग आउट ऑल द क्रिएटिविटी फ्रॉम देम। उसमें क्या दिखाया जाता है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, जस्ट टू क्रैम अप व्हाटएवर यू आर गिवन। इवन मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि ना यू हैव टू लर्न इट, वर्ड टू वर्ड लिखना है। इफ यू डोंट, एग्जामिनर वोंट बी एबल टू गेट व्हाट यू हैव रिटन और आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आपने हाई मार्क्स लेने हैं, फर्स्ट पोजीशन लेनी है। या ये ना इट्स इफ यू ऑब्जर्व, इट्स बेसिकली अ कास्ट सिस्टम। हम एक क्लास में क्या होता है, वी डोंट फोकस ऑन कोलैबोरेशन, इंस्टेड वी जस्ट गो अप फॉर कंपटीशन। अच्छा, जब हम आप कहते हैं क्रिएटिव कुछ नहीं कर सकते, आपने वही चीज़ें याद करनी है, वही चीज़ें रट्टा लगानी है, चाहे वो फिजिक्स के है या फर्स्ट में हमने भी ये देखा एक यहाँ तो कुछ अकेडमीज हैं, वो बच्चे को इतना रट्टा लगवाते हैं, वो नंबर उनके 1000 होते हैं, लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछ लो उनको नहीं मालूम होता। तो ये किस तरह के हम प्रोडक्ट लेकर आए मार्केट में? ये तो मतलब आप क्या कहना, मतलब कि जिस तरह बच्चे तैयारी करते हैं वो सिर्फ वही चीज़ें याद करते हैं जो उनको बताई जाती हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज उनके पास नहीं होता। तो फिर हम किस तरह से कह सकते हैं कि वो कुछ बेहतर चीज़ लेके आ सकते हैं, कुछ बेहतर समझ सकते हैं, कोई नया आइडिया लेके आ सकते हैं? वो तो एक ही क्लास शुरू से चली आ रही है, एक ही सोच की क्लास चली आ रही है।
द रूट कॉज टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है, ये एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ लेकर आई थी. इट्स नॉट आवर ओन प्रोडक्ट. ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ क्यों लेकर आई थी? आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन द सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे उन्होंने देखा कि इलिटरेट पीपल हैं, तो वो एक एजुकेशनल सिस्टम उन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस कराया था. और इसका बेसिकली दे वांटेड क्लर्क्स एंड वर्कर्स आउट ऑफ इट. ये जो एजुकेशनल सिस्टम यहाँ ब्रिटिश लेकर आई थी, इट वाजंट फॉर आर्टिस्ट्स, पेंटर्स और व्हाटएवर, स्पोर्ट्समैन, व्हाटएवर. तो हमने एजुकेशनल सिस्टम को फ्रॉम पास्ट 70 इयर्स हमने उसे चेंज नहीं किया, वही चला आ रहा है. सो यू सी, आप कह रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं दे जस्ट क्रैम अप द एंटायर इंफॉर्मेशन they've been given. तो वो दे आर बीइंग ट्रेन्ड टू बिकम वर्कर्स एंड क्लर्क्स. इसीलिए यहाँ पे ना कोई पेंटर्स ज्यादा है, ना हमारे पास आर्टिस्ट्स हैं, सिंगर्स नहीं है, हमारे पास स्पोर्ट्समैन कोई भी नहीं है. दैट्स द मेन कॉज बिहाइंड दैट. जी है. यकीन इसमें जो हम देखते हैं तो प्रैक्टिकल वर्क ना होने के बराबर होता है. तो मुझे सब जिस तरह हम बात करें, आशा भी बात करें, एक जो चीज़ हम देखते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी, उस दिन मुझे अफसोस हुआ, हमारे पास आए हुए जो प्रोफेसर स्पोर्ट डिपार्टमेंट के, तो हमने पूछा कि यार सर क्या हो रहा है स्पोर्ट डिपार्टमेंट. उन्होंने कहा कि कोरोना चल रहा है तो हम ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं. तो जब स्पोर्ट्स तक की क्लासेस हम प्रैक्टिकल नहीं करा सकते, जो कि सिर्फ है ही प्रैक्टिकल, तो बाकी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैथ्स, कम्युनिकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री या उनमें क्या हो रहा होगा. तो इसमें कितना लाजमी है, प्रैक्टिकल वर्क कितना लाजमी है? देखिए जी, प्रैक्टिकल वर्क के बगैर हमारा जो प्रोडक्ट है, जो स्टूडेंट मार्केट में जाता है तो मुकम्मल फ्लॉप हो जाता होता है. हुआ ये कि हमारे पास जो सिस्टम, जैसे आपने भी बात की कि हमारा पूरा क्रैमिंग का सिस्टम है. जब बच्चा इंटर तक वही एक करिकुलम, फोकस करिकुलम, एक किताब याद करके उसने 3 किताबें याद करनी है और पेपर देखिए यूनिवर्सिटी में आ जाना है. अब सारा प्रेशर यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर पड़ जाता है. अब यहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज़ जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जो प्रैक्टिकल बेस्ड करिकुला प्रोवाइड करती हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ को अहमियत देती हैं और साथ लेकर चलती हैं, वो उस यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट जो है वो एक्सेल करती है. मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करना चाहूँ तो हमारे पास सबसे पहले में तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के वजह से फोकस है. तो वहाँ क्या प्रॉब्लम होता है? क्योंकि नंबर की बेस पे आप बच्चा लेते हैं, लेकिन नंबर की बेस पे जो बच्चे आते हैं वो किस तरह से आते हैं सबको मालूम होता है कि अच्छी बात है, नंबर ज़्यादा होने चाहिए, हम उन बच्चों को नहीं कह रहे, लेकिन जो अब एक रट्टा लगा के आ रहे होते हैं, क्रिएटिव कुछ नहीं होता, तो वो तो लाजमी बात है, नया आइडिया तो नहीं आता होगा. नहीं, डेफिनेटली. फिर उसके लिए हमने ये किया कि हमने एक यूनिवर्सिटी के बीच में ऐसी इकोलॉजी डेवलप की है जिसके अंदर स्टूडेंट्स खुद क्रिएटिव सोचता है. हमारे वाइस चांसलर साहब पे पूरा फोकस होता है. वो ये कभी नहीं कहते कि आप अच्छी CGP लें, वो हमेशा कहते हैं कि आपने काम सीखना है और प्रैक्टिकल वर्क सीखना है. और फिर हम ये किया कि हमारे पास को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं. हम बिजनेस आइडियाज़ कंपटीशन रूटीन में करवाते होते हैं. यानी हर सेमेस्टर के स्टूडेंट ने अपने सब्जेक्ट के बीच में से जो असाइनमेंट्स हैं वो आइडिया कंपटीशन बेस्ड होती हैं कि उसने जनाब आपने कोई ना कोई अपने सब्जेक्ट में से कोई एक नया आइडिया, कोई एक नई प्रोडक्ट बनानी है, प्रेजेंट करनी है उसके बीच में. तो उस स्टूडेंट्स किसी न किसी आपका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है सवाल के हवाले से, तो वो तो है ही लैब वर्क. जी बिल्कुल. वो तो उसमें तो आपने ज़मीन का तजिया करना है, ज़मीन को देखना है, उसमें तो आप एक्स्ट्रा की सिर्फ थ्योरी में जा नहीं सकते. उसमें अगर आप ये प्रैक्टिकल करें तभी आपको चीज़ों को मालूम होगा. तो इस सवाल से कितना वर्क हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर हुकूमत भी बात करती है, तनकीद करती है कि हमारा किसान बेचारा है, उसकी प्रोडक्शन पहले भी हमने बात की, तो उस पर कितना फोकस हो रहा है? हाँ, उसमें ऐसे है बिल्कुल. हम लोग अपने जो डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो वहाँ पे हम कंपोस्ट बना रहे हैं. हमारे स्टूडेंट्स इस पार्ट में काम कर रहे हैं. हम जो वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट और सॉलिड वेस्ट, उसको इकट्ठा करने के बाद उसे कंपोस्टिंग कर रहे हैं. ऑर्गेनिक वेस्ट के हवाले से पहले भी अभी उस दिन मैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के MD के साथ हम बैठे हुए थे, तो उनका भी एक आइडिया था कि यार हम वेस्ट का क्या करें. तो उस हवाले से कोई इदारा हमसे अप्रोच करे, क्योंकि हम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. देख, वेस्ट जो है 2 कैटेगरी का होता है. एक इनऑर्गेनिक वेस्ट है और एक ऑर्गेनिक वेस्ट है. तो ऑर्गेनिक वेस्ट को तो हम फर्टिलाइजर के बीच में, कंपोस्ट के बीच में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसी तरह इनऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसका एक हेडेक होता है, प्रॉब्लम होता है कि वो डिकम्पोज नहीं हो सकता. जिसमें कोई शॉपर वगैरह प्लास्टिक है सारा, ये डिकम्पोज नहीं हो सकता. इसको अल्टरनेटिव वेज है जिनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. तो हम कंपोस्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं. उसके अलावा हम वेस्ट वाटर के ऊपर काम कर रहे हैं. आपको पता है जो वेस्ट वाटर हमारी जो नहरें हैं उनके बीच में अब साफ पानी तो है नहीं. सबसे अहम इशू है, क्योंकि आप जरा मुजफ्फराबाद जाएं, वहाँ लग पता जाता है इतनी गंदी स्मेल होती है. मैं उस दिन गया तो वहाँ पे रुकना मुश्किल हो गया, लेकिन वहाँ पर लोग कारोबार करते हैं. हमने पूछा यार आप किस तरह से रुके हुए हैं? उन्होंने कहा हम आदी हो मजबूरी है. तो हम उस पानी को साफ करने के लिए हमें यूनिवर्सिटी के बीच में वहाँ से एक जो नहर गुजर रही है, अंदर यूनिवर्सिटी के बीच पॉन्ड सिस्टम बनाया, डिफरेंट पॉन्ड सिस्टम, जिसके अंदर हमने डिफरेंट अप्रोचेज, माइक्रोब्स, प्लांट्स, फाइटो मेडिसिन प्लांट्स जो हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं.
और उस पानी को हम साफ कर रहे हैं, उसमें हैवी मेटल्स वगैरह जो हैं उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इस पे हमारे स्टूडेंट्स, और सबसे बड़ी बात जो है इन प्रोजेक्ट्स की ये है कि स्टूडेंट ओरिएंटेड है, इनमें स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, ये आइडिया स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं कि हम किस तरीके से उन्हें दर्द अथवा सा कि हमें किस तरीके से सोसाइटी को जो है ना, सोसाइटी के लिए काम तो करना अच्छी है। बात है कि स्टूडेंट ये कह रहे हैं। आयशा, जिससे हमने बात की थी क्वालिटी एजुकेशन की, आजकल अगर हम नौजवानों को देखें तो स्टडी की तरफ रुझान कुछ भी नजर आता है, कुछ नया करने का रुझान कम नजर आता है, क्या वजह होती है इसकी? एक्चुअली सारे डिसअपॉइंटेड हैं हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। अच्छा, आप ये समझते हैं कि हमारी हुकूमत को जो परफॉर्म करना था, जो जिस तरह वादे किए गए थे, उस वजह से ये इश्यूज हैं? देखिए 70 ईयर से एक ही एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा है, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि वो अब इस सब को ठीक कर सकती है। अब स्टूडेंट्स एंड देयर स्टेपिंग फॉरवर्ड देमसेल्व्स। मैं अपने कॉलेज गई, आई जॉइंड अ कॉलेज, सिटी साइंस कॉलेज मुल्तान। तो देयर आई टॉक टू माई डायरेक्टर सरन्याज दैट हमारे यहाँ पे आप प्लीज स्पोर्ट्स और ये सब कुछ यहाँ इनिशिएट कराएं, यहाँ से स्टडीज ना कराएं। नो डाउट स्टडीज वहाँ बहुत अच्छी होती हैं, बट स्पोर्ट्स और ये सब कुछ भी होने चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और अदर को करिकुलर एक्टिविटीज। एंड ही वाज रियली कोऑपरेटिंग एंड ही वाज लाइक या श्योर, और हम सब अब इस पे काम करना शुरू करेंगे। तो अब ये है कि गवर्नमेंट इज टेकिंग नो स्टेप फॉर इट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअली इसके लिए काम करना शुरू करें। एजुकेशन सिस्टम यकीनन इस हवाले से हुकूमत को भी चाहिए कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, अगर वो उन पर कहे कि हुकूमत खुद फंड ना दे, लेकिन उनसे अगर ये जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं या उसके अलावा दीगर चीज़ें हैं वो कराना शुरू हो जाए तो काफ़ी बेहतर हो जाएगी चीज़ें। डेफिनेटली जो बात की उन्होंने कि हमें हर काम हुकूमत ज़मीनी लगाना चाहिए। खुद यूथ है और इस कंट्री की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि हमारे पास यूथ जो है ज़्यादा है इन नंबर। तो यूनिवर्सिटीज़ के बीच में फॉर्चुनेटली यूथ होती है, मौजूद होती है। हमें थोड़ा सा उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। हम उसकी डायरेक्शन दे देंगे तो डेफिनेटली वो परफॉर्म करेंगे, काम करेंगे। अगर हम क्लब उस्ताद का काफ़ी अहम रोल होता है। अगर उस्ताद पुराने मॉडल पे चलते रहें तो फिर बच्चा तो पुराने मॉडल का ही आएगा। अगर उसे कोई क्रिएटिव आइडिया दें, उसे अप्रिसिएशन मिले तो वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। देखें जी, हर स्टूडेंट के अंदर, हर शख्स के अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटी है। उस्ताद और यूनिवर्सिटी और दारों का काम ये है कि उसकी उस कैपेबिलिटी को पहचानें और उसको उसके मुताबिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। तो ये नहीं कि हर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आ रहा है उसने डिग्री डेफिनेटली उसने ले लेनी है। और क्या ही अच्छा हो कि वो एक अच्छा सिंगर, अच्छा स्पोर्ट्समैन, अच्छा डिबेटर, अच्छा एंटरप्रेन्योर बन के साथ यूनिवर्सिटी। अभी अरशद नदीम ने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया। बिल्कुल। तो वो स्पोर्टमैन था, हालांकि उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, उस पर इतना ज्यादा उसके कोचेस नहीं फराहम किए गए प्रॉपर, उस पर ज्यादा उसका ट्रेनिंग नहीं हुई, लेकिन उसने उसके बावजूद भी आपका पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन किया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे हमारे यूथ को चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ के बीच में स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स के अंदर यूनिवर्सिटीज़ को भी हम जिस तरह हम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक रूटीन पार्ट है। हॉस्टल्स वगैरह के अंदर भी साथ स्पोर्ट्स ग्राउंड बन रहे हैं और स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं। और इस तरह जो कोर कोर एक्टिविटीज़ हैं उसके बीच में हमारे पास चाहे अजान का कंपटीशन हो, किरत, नात, और उसके साथ लेके फिल्म मेकिंग, मूवी मेकिंग, ड्रामेटिक्स, सिंगिंग कंपटीशन, यानी आप जो कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म इज देयर, आप आएँ और परफॉर्म करें। उसमें बच्चों को मोटिवेशन मिलनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हम देखते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें मालूम नहीं होता कि हमने क्या, कौन सा शोबा या कौन सा, जिस तरह उसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, ये दो चीज़ें हमने हमारे शुरू से हमारे मास्टर में चाहिए, डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। तो स्टूडेंट को किस तरह से अपने शोबे का किस तरह सेलेक्ट करना चाहिए, इंतखाब कितना लाजमी है? स्टूडेंट्स का अपना एक इंटरेस्ट होता है कि इस फील्ड में जाना है। पर्सनली फॉर माई सेल्फ आई से कि मैं मैथमेटिक्स में ज़्यादा, आई वॉज इन्वॉल्व इन मैथमेटिक्स, बट हमारी अब कंट्री इस तरह से है कि जी गर्ल्स के लिए इंजीनियरिंग, देयर आर नो गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम अप देयर। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा दैट यू शुड गो इन फॉर मेडिकल। तो इस तरह से अगर मेरी अपनी कोई चॉइस है बी सी, दैट्स फॉर नो गुड। हाँ, तो हालात के मुताबिक मुझे हालात के मुताबिक ही होगी वो। अब आई एम बाउंड टू माई ओन सर्कमस्टांसेस, टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ पाकिस्तान। तो ये चीज़ ना हमारी गवर्नमेंट को समझनी चाहिए दैट इफ दे वांट टू मेक अ नेशन हैपन, वी नीड प्रोडिजीज, नॉट ह्यूमन रोबोट्स कि जी बस डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। वी नीड वैरायटी ऑफ पीपल हियर, वी नीड पोइट्स, वी नीड राइटर्स एंड वैरायटी ऑफ पीपल टू मेक अ नेशन हैपन। यकीन है हर शोबा जात में हमारे लोग होंगे, हर शोबा जात में अगर हमारे इस तरह के लोग होंगे तो हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। वो हर जगह पे हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं, हमारी कौम की नुमाइंदगी कर सकते हैं। उसमें यकीनन काम करने की ज़रूरत है, हुकूमत को भी, हमारी सोसाइटी को भी, हमारे पेरेंट्स को भी, और हमारा जो तालीमी सिस्टम से मुंसलिक लोग हैं
उनको भी इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे और साउथ पंजाब की जो ज़री एरिया है उसके हवाले से भी बात करेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, हमने आयशा से भी जाना, वो राइटर हैं, उनकी बुक के हवाले से जाना। मज़ीद आगे आयशा क्या करने जा रही हैं, कौन सी नई किताब लेके आ रही हैं, उस पर भी तफसीली बात करेंगे। उनके साथ जिस तरह डॉक्टर उस्मान जमशेद मौजूद हैं, हमने ज़मीन के हवाले से बात की। हम उनसे भी जो ज़री ज़मीन है, जो साउथ पंजाब का जो एग्रीकल्चर एरिया है, हम उस हवाले से जो हमारे फार्मर हजरात हैं उनके लिए क्या बेस्ट क्रॉप रहेगी, हम मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करेंगे। डीजी खान का एरिया है, भावलपुर का एरिया है, मुल्तान का एरिया है, सरगोदा का एरिया है, मियाँ वाली, इस बेल्ट में कौन सी क्रॉप सूटेबल है, हम उस पर भी बात करेंगे। और अभी तक वो जो ज़मीन का तजिया करते हैं उनके पास क्या चीज़ें सामने आई हैं। पहले हम आयशा के पास जाएंगे। आयशा, जिस तरह हम बात कर रहे थे ऑफ प्रोफेशन की कि काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ मुश्किल होता है कि हम किस चीज़ का इंतखाब करें और उसको साथ लेके चलना, ये सबसे, क्योंकि ये आप वैसे बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कुछ लोग ड्रामेटिक सोसाइटीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है तो वो कहते हैं बाहर जब निकलते हैं मार्केट में तो रुझान ही अलग होता है। पाकिस्तान का थिएटर, हमारे गली में थिएटर ऐसा हमें तो यहाँ जाने नहीं। तो ये जो हमारा शौक़ होता है हम उसका इंतखाब करना चाहते भी हैं लेकिन नहीं कर पाते हालात की वजह से, माशरे की वजह से। तो ये कितना, इसमें किस तरह से तब्दीली लाई जा सकती है? ऐसे किया जा सकता है कि ईच ड्रीम शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। यही एक वजह कि यहाँ पे वो नहीं है ना, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोफेशंस, दैट स्टूडेंट्स बिन स्कैम्परिंग ऑफ टू अदर कंट्रीज कि जी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए कि यूथ उनकी यहाँ से जा रही है तो उन्हें यहाँ पे हर प्रोफेशन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, इट्स नॉट गोना बी देम ऑल फॉर एवर। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब एस्ट्रोनॉमी और हर एक प्रोफेशन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। ये चीज़ गवर्नमेंट कर सकती है, वी कैन डू इट ऑन। अभी हमारे एक दोस्त है आर्कियोलॉजी के हवाले से, उन्होंने रिसेंट रिसर्च दी है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। हमारा जो किला कोना कासिम बाग है इसके साथ जो पानी की टैंकी मौजूद है, तो वहाँ पर उन्होंने होटल का कंसेप्ट दिया है, वो काफ़ी अच्छा था। वो कम्पटिशन विन किया उन्होंने, तो पूरे साउथ पंजाब की नुमाइंदगी हुई, पूरे मुल्तान की नुमाइंदगी हुई। तो जो ये एरियाज हैं जो मिस जा रहे हैं, अगर इन पे फोकस किया जाए तो हमारा जो पाकिस्तान है, हमारे जो शहर हैं वो ज़्यादा बेहतर, पूरी दुनिया के सामने हम उनका इमेज बेहतर बना सकते हैं इन चीज़ों पे काम करने के साथ साथ। आयशा, जिस तरह आप राइटर भी हैं और साथ आप अपनी तालीम भी जारी रखे हुए हैं, तो दोनों का साथ लेके चलना कितना मुश्किल है। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, उसमें आपने नंबर भी ज़्यादा लेने हैं और ये भी करना है, साथ आपके अपना शौक भी, इंटरेस्ट भी है, तो किस तरह से लेके चलते हैं आप? टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? इट डज कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जब वो फर्स्ट बुक मैंने अपनी लिखी थी, नॉवल एंड एक्सपीरियंस, तब मुझे इशू हुआ था स्टडीज़ में। आई वोंट से दैट इट वाज रियली इजी। इशू होता है लेकिन मेरे जो टीचर्स हैं दे रियली कोऑपरेटिव, दे जस्ट हेल्प मी टू कीप अप विद द प्रेजेंट एजुकेशन। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा इशू नहीं होता। इसमें आप लाजमी बात है, बुक लिख रही हैं तो आपको ज़्यादा स्टडी भी करनी होगी, मुख्तलिफ किताबें भी रीड करनी होगी, ताकि वहाँ से भी आप अच्छी मतलब कि बुक ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो कितना लाजमी है हमारे नौजवानों के लिए, क्योंकि आजकल किताबों की तरफ रुझान काफ़ी कम है। हमारे मोबाइल आ गए हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ गई हैं, गेम्स वगैरह हम 10 घंटे खेलेंगे लेकिन एक बुक की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये कितना लाजमी है किताबों की तरफ जाना? बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो नेशन अपनी बुक्स को छोड़ देती है, नेशन उसे छोड़ देती है। सो ये जो सेल फोन्स हैं ये आपको कहीं भी नहीं लेकर जाएंगी, बट ये जो बुक्स हैं दे कैन टेक यू फ्रॉम द ग्राउंड टू द स्टार्स। इस बात की सिग्निफिकेंस को समझना हर इंडिविजुअल की अपने पर डिपेंड करता है, प्लस पेरेंट्स को भी इस बात को समझना होगा, वालिदैन को भी समझना होगा। यकीनन ये आयशा ने काफ़ी अच्छी बात की कि ये किताबें हैं, ये इल्म होता है जो इंसान को कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है। और हमारा मज़हब भी, उसके अलावा जो हमारे माजी में जो हमारा ज़्यादा लोग जो हमने देखा कि उन्होंने तरक्की की तो वो इसी वजह से की कि उनका जो रिसर्च था, उनकी जो किताबें थी, वो इस तरह उनका फोकस था कि उसके बाद तब्दीली है। लेकिन अब क्या सूरत हाल है कि आप किताब को टाइम नहीं देना, इस वजह से नौजवानों के पास ना तो आइडियाज़ होते हैं, ना तो उनके पास कोई जो पास्ट एक्सपीरियंस का उन्हें पता होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बनती है। डॉक्टर उस्मान जमशेद, आप रोज़ाना ये चीज़ फेस करते होंगे, क्योंकि जब हमारा नौजवान रिसर्च में
वो उससे शौक ही नहीं होगा, वो चाहेगा नहीं, उसे पता ही नहीं होगा कि माजी में क्या कुछ हो चुका है, दुनिया क्या कर रही है, तो उसे क्या शौक किस तरह डेवलप होगा। तो किस तरह फेस करते हैं आप अक्सर अपनी क्लास में या यूनिवर्सिटी में? देखिए, अब डायनामिक्स तब्दील हो गए हैं और हमें इस तब्दील होते हुए डायनामिक्स को फेस करना पड़ेगा। जिस तरह शुरू में बात की, पूरी एजुकेशन का डायनामिक्स, हर चीज़ तब्दील होती जा रही है। हाँ। अब आजकल जो हम चीज़ें बता रहे होते हैं वो स्टूडेंट की असेस में भी होती हैं, बल्कि मेरे से ज़्यादा नॉलेज शायद स्टूडेंट 1 मिनट में मोबाइल के ऊपर जो है देख सकता है। तो जस्ट अब उनके अंदर हमारा जो काम है, टीचर का काम है, यूनिवर्सिटीज़ इदारों का काम है कि उसके बीच में वो अर्ज पैदा करना है कि किस तरीके से आप जनाब नई चीज़ें एक्सप्लोर करें। आप स्क्रीन टाइम गुजार रहे हैं, बजाय आपका एडली और फनी प्रोग्राम्स देख रहे हैं, बल्कि अपना फील्ड जो है उसे स्टडी करें और अथेंटिक सोर्सेज से स्टडी करें। अफसोस की बात है कि हमारा रुझान ऐसा है कि हम देखते हैं कुछ फजूल सी वीडियो होती है, उनके मिलियंस व्यूज होते हैं। जबकि कोई अच्छा टॉपिक पे गुफ्तगू हो तो उसके चंद 100 या चंद हज़ार व्यूज मुश्किल से बनते हैं। बिल्कुल ऐसे, यही ओवरऑल रुझान की बात है ना कि हमने बच्चों के बीच में अर्ज पैदा करनी है कि जनाब आप अपना इस टूल को आप अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, अपने फील्ड के लिए इस्तेमाल करें, अपने स्किल बेस्ड नॉलेज हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें। तो इसको इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरीके से भी जो अच्छे एक वीडियो शेयर थी, एक फनी वीडियो थी, 10 मिनट की यानी 12 मिनट की वीडियो थी, उससे कोई 16 मिलियन व्यूज थे। पाकिस्तान की वीडियो थी, 16 मिलियन व्यूज। जबकि वहाँ पे एक रिसर्च के हवाले से वो थी जिसमें बताया गया था कि आपने जो और इस हवाले से अपनी जो अखलाकियात हैं उसके साथ जो कंपेयर किया गया था वेस्ट से और हमारा किस तरह से हमारे यहाँ, तो उसके चंद हज़ार व्यूज थे। तो ये तो एक हमारे यहाँ अलमिया है डेफिनेटली, और ये भी चलेगा, हमें फेस करना पड़ेगा, कुछ अर्से तक चलेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी नई जनरेशन आगे आ रही है, लोग इंटेलेक्चुअल आगे आ रहे हैं। हाँ। तो इंशाल्लाह, लेकिन उम्मीद है कि ये सब चीज़ें जो है बड़ी अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगी कि अब अच्छा कंटेंट भी आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं और शौक से अपनी हर चीज़, अपनी रिसर्च, अपनी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं और लोग उसको देखते हैं और बहुत से लोगों से इस्तेफादा भी हासिल करते हैं। जो कि आर्टिस्ट का अपना फील्ड होता है। अब मेडिकल की वीडियोस मेडिकल स्टूडेंट देखेगा, हाँ। हर कोई नहीं देखेगा उसके बीच में। ऐसे ही जो हमारी लैब्स की वीडियोस स्टडीज़ होती हैं, वो जो जिनका इंटरेस्ट होता है उसी से उससे सीखेंगे, कुछ ना कुछ नॉलेज लेंगे और एक प्रैक्टिकल के अंदर अच्छी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन दिखी जा सकती है। इसके ऊपर स्पोर्ट का होना कितना लाजमी है कि आप कुछ काम करिए, उसमें आपको सोसाइटी की सपोर्ट मिले, आपको वालिदैन की मिले, टीचर्स की मिले। जब नहीं मिलती लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। तो ये कितना लाजमी है, इसमें हुकूमत को क्या रोल अदा करना चाहिए, हमारे वालिदैन को क्या रोल अदा करना चाहिए? इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि सपोर्ट करना चाहिए नो मैटर व्हाट। कि एक स्टूडेंट है, एक फर्स्ट है, सो यू मस्ट सपोर्ट हिम। I'd share a personal experience of mine. मैं painter हूँ. I paint really good. That's what I think. And other people. So it happened once that I was painting in my room for the very first time. एक आम सा पेपर था, एक पेंट ब्रश था उसमें. My father came in and he was like, जब मैंने आज उस पेंटिंग को देखती हूँ, that's not really great. My father came in and said, तो बहुत प्यारा बनाया, ये कैसे बनाया? It's really nice, Aisha. It's not easy to paint like that. That was the day, and it's today. उस पेंटिंग को देखें, आज की पेंटिंग को देखें. That was a small piece of paper, और आज मैं बड़े कैनवसेस पे पेंट करती हूँ. और वो आपको जो पहली मोटिवेशन मिली, पहली सपोर्ट मिली, उससे ये सारा सिलसिला शुरू हुआ. या अगर वो ना करते, I hardly think that I would have ever started painting on my own. वो मैंने बस ऐसे टाइम पास के लिए स्टार्ट किया था. He actually motivated me. तो अब मैं जी चीज़ होती है जिसका बार बार कहा जाता है कि जो हम जब अपने बच्चों को, अपने जो साथ रहने वाले लोग हैं, अगर वो कुछ कर रहे हैं, कोई अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए. वो चीज़ डेवलप होकर पूरे माशरे के लिए बेहतरी का सबब बन सकती है. सबके लिए वो रोल मॉडल बन सकते हैं. सबके लिए एक अच्छी चीज़ माशरे में इजाफा हो सकता है. इस चीज़ की हम काफ़ी कमी देखते हैं. एक तो हमारे यहाँ जो वही बात है, शहर का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पर ये नंबर लेने हैं, आपने वो रट्टा लगाना है, आपने बस वो ये हासिल कर लें, स्टार ले लें, GP अच्छी हो जाए, फलां हो जाए. लेकिन जो आपकी स्किल्स हैं उनको ग्रूम नहीं किया जाता. इस पर कितना वर्क होना चाहिए? इस पर डेफिनेटली इस पर वर्क करने की ज़रूरत है कि हमें ये काम शुरू से जो हमारा स्कूल सिस्टम है वहीं से इसके ऊपर हमें आना चाहिए. हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होनी चाहिए, बच्चों को प्रैक्टिकल बेस्ड करिकुलम होना चाहिए. ज़्यादा जो बच्चे किताबों में पढ़ते हैं उन्हें बेसिक दिखाना चाहिए. लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारा काफ़ी टाइम लगेगा इस पर, क्योंकि हम मुल्तान की बात करें, 1300 सरकारी स्कूल हैं, 3000 के प्राइवेट स्कूल हैं. सब में बिल्कुल अजीब सिस्टम है, दोनों का मिलता नहीं है. दोनों में टीचर्स की स्किल नहीं मिलती, दोनों में स्टूडेंट की स्किल नहीं मिलती. तो हम कह सकते हैं, हम वापस आएंगे जिस तरह हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन के हवाले से, ज़मीन के हवाले से बात कर रहे थे. सब पंजाब की बात करें, मुख्तलिफ एरियाज़ में डिवाइड है. बहावलपुर में कुछ रेतले इलाके आ जाते हैं. DG खान की बात करें डिवीज़न की, तो वहाँ पर पथरीले पहाड़ और उसके अलावा दीगर.
और सरगोदा और खुशाब मियाँ वाली की बात करें तो वहाँ भी ज़री कल्चर। तो इस तरह की ज़मीनों में किस तरह से आप अभी आपने देखा, पहले हम मुल्तान की बात करते हैं, मुल्तान डिवीज़न की, तो यहाँ पर कौन सी क्रॉप सूटेबल है? अच्छा, मैं बताता हूँ हमारी ज़मीनें हैं ओवरऑल इनहेरिटली जिन्हें कहते हैं खमीर, हमारी ज़मीनों में खमीर फर्टाइल है, ज़रखेज़ ज़मीनें हैं। सिर्फ अनफॉर्चुनेटली हर जो ज़रखेज़ ज़मीन होती है प्रोडक्टिव नहीं हो सकती, मैनेजमेंट इशू होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारी जो ज़मीनें हैं मुल्तान की, अगर इनमें ड्रेनेज बेहतर है तो कॉटन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, कॉटन है, वीट है, यहाँ पे आती है। जो हम जो गलती कर रहे हैं इसके बीच में, हम बाद दफ़ा अपनी ज़मीनों का जो एनालिसिस शुरू वाली बात वो नहीं कराते। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास बाज़ जगह पे सलिनिटी का इशू है, जलालपुर पीर वाला साइड के ऊपर सलिनिटी का इशू है, साल्ट्स का इशू है। अगर हम सलिनिटी चेक कराए बगैर वहाँ पे क्रॉप लगा देते हैं, वो साल्ट सेंसिटिव होती है, तो डेफिनेटली हम जो इकोनॉमिक लॉस बियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जिन एरियाज़ में हमने बना तो दी हैं, वो जो हम कहते हैं कि जहाँ पर हमारी फैक्ट्रीज वगैरह मुंतकिल हो रही हैं, तो उस एरिया में तो ज़मीन काफ़ी इफेक्ट हो रही है। हाँ, डेफिनेटली उनका जो वेस्ट वाटर है वो अगर प्रॉपर तरीके से इसको ड्रेन आउट नहीं कर रहे तो होती है। और मैं बताता हूँ आपको वही बात, सलिनिटी वाली बात कर रहा हूँ मैं, कि मेज़ क्रॉप अगर आप लगाते हैं और आप एनालिसिस नहीं कराया हुआ उसका, आपकी मेज़ ग्रो भी करेगी, शानदार उसका कद भी होगा, लेकिन प्रोडक्शन जब जब उसके बीच में आप सिट्टे ही बनेंगे, लेकिन सिट्टे खाली होंगे सिट्टे खाली होंगे, वो नजर आएगी सबसे बेस्ट आई, लेकिन जब वो प्रोडक्शन नहीं होगी, यस बिल्कुल सब कुछ होगा लेकिन सिट्टे बनेंगे, सिट्टे के ऊपर ग्रेन्स फॉर्मेशन नहीं होगी। अब शुरू में मिस क्या किया आपने, आपको जब एनालिसिस कराया, ओहो आपकी सलिनिटी जो है वो ज़्यादा है, इनिशियली साल्ट्स उसके बीच में ज़्यादा है, प्लांट ने किस तरीके से अपना कद काट निकाल लिया, डेफिनेटली लिविंग थिंग है, पौधे भी लिविंग थिंग होते हैं, जिस हद तक वो गुजारा कर सकते कर गए, लेकिन जब रिप्रोडक्शन की बारी आई, जब यील्ड की बारी आई, वो उससे पैदा नहीं हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, इकोनॉमिक लॉस हुआ। आपने एक महंगी वैरायटी हाइब्रिड सीड खरीदा, आपने उसको सो किया, सब कुछ फर्टिलाइजर अप्लाई किया, सब कुछ ठीक था, लेकिन अगर आपने वही एनालिसिस कराया होता तो आप इस नुकसान से बच सकते थे। अच्छा, हम फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी की यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, उसके अलावा मैंगो वगैरह। तो ये जो मुख्तलिफ अकसाम के फ्रूट्स हैं, हम कहते हैं कि चलो सेब वगैरह तो हम देखते हैं कि उस ज़ियारत वगैरह उन एरियाज़ में ज़्यादा होता है, यहाँ नहीं हो सकता या जो भी वजह है। तो जो मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं जिनकी अभी प्रोडक्शन इस ज़मीन में हो रही है, उनको हम बेहतर नया आइडिया लेके डेवलप कम ज़मीन पे भी हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम इस पर तफसीली बात करेंगे कि हम किस तरह से एक कम जगह पर ज़्यादा जो प्रोडक्शन ले सकते हैं, जो हमारे पास जो फसल होती है उस पर बात करेंगे। उसके साथ हम आयशा से जानेंगे कि वो नई किताब कौन सी लेके आ रही हूँ, यकसा निज़ाम तालीम कितना लाजमी है, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम की बात की, उसके साथ साथ जो हमारी ज़री एरिया है हमारे साउथ पंजाब का, हमने क्रॉप्स के हवाले से बात की कि कौन कौन सी फसलें काफ़ी बेहतर रहेंगी किस ज़मीन पर। हमने डॉक्टर उस्मान जमशेद से जाना, आयशा से जिस तरह हम बात कर रहे हैं तालीमी सिस्टम के हवाले से। आयशा, जिस तरह हम बात करते हैं, एक जो चीज़ हम पहले भी हमने डिस्कस करने की कोशिश की कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ स्कूल सिस्टम मौजूद हैं, एजुकेशन सिस्टम कुछ 4-5 किस्म का हमारे यहाँ काम कर रहा है। तो लाजमी बात है जब हर मैट्रिक तक मुख्तलिफ एजुकेशन सिस्टम है, फिर इंटर में आकर फिर अलग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में सारे इकट्ठे हो जाते हैं, मुख्तलिफ एजुकेशन सिस्टम से आए हुए लोग यूनिवर्सिटी में इकट्ठे हो जाते हैं। तो यकसा निज़ाम तालीम का कितना लाजमी है हमारी सोसाइटी में, अगर ये हो जाए तो क्या फ़ायदा होगा? यूनिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम हमारे यहाँ बहुत 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 बड़ी नेसेसिटी है एंड वी लैक इट अ लॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए, ओ लेवल्स ए लेवल्स को ख़त्म करना चाहिए, और अगर उसे आप ख़त्म कर रहे हो तो उसकी जगह आपको हमारी बुक्स अपडेट करनी होंगी। अभी भी बुक्स पहुँच जा रही हैं हमारी, या अब हमारी जो बुक्स हैं, लाइक माई टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, हमें उस बुक से बहुत ज़्यादा नॉलेज है। 80s के दौर की वो बुक्स हैं। या वी फील लाइक इडियट्स, हम कैसी बुक्स पढ़ रहे हैं अभी तक। तो बुक्स को अपडेट करनी चाहिए उन्हें, और हमारे ना यहाँ चेकिंग स्टैंडर्ड्स कोई नहीं है। लेट मी टेल यू समथिंग रियल गुड। यहाँ पे हमारे वहाँ जो एग्जामिनर्स बोर्ड के पेपर्स चेक होते हैं, व्हाट हैपेंस देयर, ये होता है कि एग्जामिनर की मर्जी आपको मार्क्स दे दे, उसका मूड अच्छा होगा तो आपको मार्क्स देगा, नहीं झगड़ के आएगा तो नहीं देगा मार्क्स। और कितने वो पेपर चेक कर रहा है, 100, 200, 500 उसके पास मौजूद हैं, वो टाइम इतना है, उसने किस तरह से चेक करना है वो अलग बात है। प्रेजेंटेशन अच्छी है तो पढ़ेगा, नहीं अच्छी तो नहीं पढ़ेगा, ऐसी चीजें, मतलब इस एक चेकिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए और यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए। जब ये सब कुछ वो डेवलप कर लेंगे फिर वो ए लेवल्स को अबॉलिश करने की बात कर सकते हैं। या ऑफ कोर्स, और स्पोर्ट्स और बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज को बहुत इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। ज़्यादा
डॉक्टर उस्मान, जिस तरह आयशा ने बात की, हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है इतनी एग्जाम का है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो लेवल वाला है, चाहे वो इंटर वाला है, चाहे वो मदरस, सब आ जाते हैं एक ही यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल और सही है। सब बच्चों का अलग अलग माइंड, अलग अलग, तो उनको समझाना, उनको लेके चलना तो मुश्किल होता होगा। वो फिर ऐसे ही होता है कि हम बच्चों को उनके कैपेबिलिटी के मुताबिक, हम जो ग्रुप्स बनाते हैं उनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक उनको हम टास्क देते हैं, उसके मुताबिक काम करवाते हैं। लेकिन चूँकि बच्चा जब यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है, थोड़ा सा जो मैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो बच्चों में थोड़ा सा अर्ज पैदा हो गया होता है। क्योंकि और बहुत से लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, जो लायक बच्चे होते हैं, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है जी डॉक्टर इंजीनियर। हाँ, वहाँ नहीं बन सके तो चलो अब डॉक्टर पर्टिकुलर नहीं, तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने देखा है अक्सर और बेशतर, जो मेरा तजर्बा अब तक का है, कि जो लायक बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में आके थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, और जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं बच्चे उनको वो एक्सेल कर लेते हैं। हाँ। क्योंकि उनको पता होता है हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है यूनिवर्सिटी के बीच में, एक सेमेस्टर सिस्टम होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है, हम यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करेंगे, एक्सेल कर लेंगे। तो बाहर हाँ ये देखने में आई है बात, एक्टिव होते हैं बोलने में भी, उसके बिल्कुल। अलावा लोगों को डील करने में भी। लोगों को डील करने को, सोशल लिंक्स बनाना आता है, पता चलता है किस तरह से प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। और मैं समझता हूँ उन्होंने जो एफएससी के अंदर या इंटर के अंदर और बहुत से काम किए होते हैं, मतलब स्पोर्ट्स खेली होती होगी, उन लोगों ने, बच्चों ने काम किया होता है, ये उनका एक नेटवर्क होता है, बना होता है, वो बिल्कुल। मोस्टली होता है कि सबका चहिता बना होता है, Yes. क्योंकि वो हर जगह परफॉर्म कर रहा होता है, बिल्कुल हर जगह बिल्कुल, खुल के स्टेज सामने आ रहा कॉन्फिडेंस होता उसका होता है, वो काम कराता है। और यही चीज़ें आगे जब मार्केट में जाते हैं, मार्केट में सिर्फ ये नहीं कि आपको कोर्स आता हो, डिग्री आता हो, जीपी आपका अच्छा है, 3.84 जीपी लिया हुआ है, और आपको प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती, या आपको बात करनी नहीं आती, या आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना नहीं आता, है। क्या और फायदा आप उसका? क्या करेंगे उसका, क्या फायदा होगा उसका। हमारे यहाँ तो क्योंकि मीडिया से हमारा ताल्लुक है, तो हमारे यहाँ तो हमारे एक स्टूडेंट्स हैं, जीपी उनकी 3.7 थी, लेकिन ये मालूम नहीं था कि जहांगीर तरीन किस पार्टी के हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हम। अच्छा, मुल्तान की मिट्टी के हवाले से बात करें लास्ट में। एक तो मुल्तानी मिट्टी हुस्न के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, मशहूर है, और दूसरी जो हमारे यहाँ ज़री ज़मीन है, इसके हवाले से हमारे फार्मर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम अच्छी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, एक तो अपनी ज़मीनों के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ऐड करें। ऑर्गेनिक मैटर सिंपल है, उनको नहीं मालूम ऑर्गेनिक मैटर कौन से होते हैं। रूढ़ी, हाँ, गोबर, गोबरी खाद, रूढ़ी, कंपोस्ट बना के आजकल बहुत हमारा फार्मर, वो फार्मर नहीं था, बहुत एजुकेट हो चुका है, हमारे से ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे गुजारा होता है, नई नई चीज़ें देख रहा है, सीख रहा है, तो उसको अप्लाई करे, खासतौर पे रूढ़ी की और ऑर्गेनिक मैटर जो नामियाती मादा, वो ज़रूर डाले, और अपनी ज़मीनों के अंदर साल 2 साल बाद 11 हल चलाए। और ख़ास तौर पे कम से कम अगर आप हर क्रॉप से पहले नहीं तो साल में एक दफ़ा ज़रूर अपनी जो मिट्टी है, सॉइल है, उसका एनालिसिस ज़रूर कराएं, और फर्टिलाइज़र जो रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र है, किसान आना चाहे तो वो कहाँ पे, किसके पास आए, कोई ओके, तरीकाकार बता देते हैं जी। 2 तरीकाकार हैं। एक तो जो हमारे सॉइल वाटर टेस्टिंग लैब्स साउथ पंजाब एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स है, वहाँ मौजूद है। वहाँ पे बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, शायद 10 से 15 रुपए एक सैंपल के। 10 से 15 रुपए? हाँ जी, बिल्कुल इस रेंज है। इसके अलावा हमारे पास यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट मौजूद है, हमारे पास हैं, तो हम भी उनको पूरा मुकम्मल गाइड करेंगे, उनको सॉइल को एनालिसिस भी करके देंगे। कितनी मिट्टी कितने एरिया से होते हैं? उसका आसान तरीका होता है कि आप ऊपर के 6 इंचेस, ठीक है, और नीचे 6 इंचेस जाएंगे। मतलब कि आपने 1 एकड़ से, बिल्कुल 1 एकड़ से आप 2-3 जगह से 6 इंच वाली ऊपर वाली मिट्टी लें, उस जगह से जैसे 6 इंच उठाइए, वहाँ से नेक्स्ट 6 इंचेस मिट्टी और लें, आप खुरपे से किसी भी कच्ची से ले सकते हैं। और इन सारे जो ऊपर वाली 6 इंचेस मिट्टी ली है, 6 इंच की मिट्टी ली है, उनको एक शॉपर मिक्स कर लें, और जो नीचे 12 इंचेस वाली मिट्टी है उनको मिक्स कर लें। हमारे पास आप 2 बैग्स लेके आएंगे, उस पर लिखा होगा भाई ऊपर 6 इंच की मिट्टी है, और ये लोअर 6 to 12 इंच की मिट्टी है। वो मिट्टी हमारे पास लेके आएंगे तो हम उसके मुताबिक उसको वो बताएंगे कि आप क्या क्या चीज़ें इस ज़मीन पर इस्तेमाल करें, कौन सी आप क्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किसानों को ये जो सहूलत है अवेल करनी चाहिए। 10-12 रुपए का फी एकड़ के हिसाब से अगर चार्ज की जाती है, इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं है। इसमें सिर्फ बात यह है कि इसमें एक लास्ट बात, क्योंकि मैं जानना चाहूँगा, अक्सर इशू होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होती, लोग जाते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनता, क्लर्क बैठे थे, वो उसने वापस भेज दिया, तो ये भी तो प्रॉब्लम है। इस हवाले से हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे वाइस चांसलर साहब की जो डायरेक्शन है, जो बंदा कोई भी यूनिवर्सिटी में फार्मर आता है तो हम उसको पूरा प्रोटोकॉल, हमारा मेहमान है, बात होगी कि जो भी किसान अगर जाना चाहता है तो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी ज़मीन का तजिया करा सकता है। आयशा, जिस तरह आपने दी एक्सपीरियंस आपका नावल था, आप कौन सी किताब लिखने जा रही हैं, कोई इरादा है इस हवाले से? I've already begun writing the book और वो एजुकेशनल सिस्टम के बारे में ही है। It's basically about the how could we rectify our educational system और इससे क्या क्या problems cause हुए, उसकी सारी history। जो आपने देखा अभी तक अपनी लाइफ में, उस हिसाब में आप उसमें बता रही हैं कि यार ये प्रॉब्लम है हमारे माशरे में, हमारे सिस्टम में।
या उसमें यही सब कुछ मैं बताऊंगी कि किस तरह से कम्युनलिज्म और इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं इस जनरेशन में, तो उस सब का ये सम अप होगा। तो जी कब तक उम्मीद कर सकते हैं? इट डिपेंड्स। आजकल मैं क्योंकि अभी तो आपने वो प्री मेडिकल में एडमिशन ले लिया, तो उसमें ज़्यादा फोकस भी इट विल होगा बी इन अबाउट अ ईयर। 1 साल तक। और यकीनन इसमें जो आयशा का इरादा है वो काफ़ी, हम भी चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसके अलावा जो दीगर हैं वो जो हमारे सिस्टम में फ्लॉज हैं उनको फिल किया जाए। जो यहाँ पे हमारे यहाँ खामियाँ हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो किताब अभी भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है वो कई साल पुरानी है। डॉक्टर साहब आपको भी आइडिया होगा कि अभी तक वही पढ़ी है, आपने भी वही रीड किया, मैंने भी, आयशा भी वही रीड करे, तो आप कह सकते हैं ये दुनिया कहाँ में पहुंच गई है, हम अपना सिलेबस चेंज नहीं कर सके। तो ये क्या वजह होती है? आप तो टीचर हैं, किस वजह? अब तो सुना है अब जो आ रहा है नया, तो एक आधा उसमें सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, एक आधा उसमें जो होता है कुछ लेसन वगैरह, लेकिन मोस्टली वही रहता है। अब मोस्टली टेक्स्ट बुक्स, वैसे भी टेक्स्ट बुक्स अपडेट देर से होती हैं। और दूसरा जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर या पूरे पंजाब के अंदर एक सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं, उसको चेंज करना थोड़ा सा हम 30 साल हो गए, 25 साल वो स्टैंडर्ड चेंज नहीं हुआ। आप सुना एक साथ जो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट लेके आ रही है, इस पे काम कर रही है, इसके ऊपर एक साथ निज़ाम लेके आ रही है, उसकी जिसके अंदर अपडेट होंगे डेफिनेटली। उम्मीद है कि अगर वो सिस्टम लॉन्च हो जाता है, क्योंकि 3 साल तो इस हुकूमत को गुजर चुके हैं, तो अगर 3 साल में भी नहीं हुआ, अभी 2 साल रह गए, तो अगर हो जाए तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। हमारे नौजवान नस्ल पर एहसान होगा हुकूमत का अगर वो यकसा निज़ाम तालीम हो, जो हमारा अभी सिलेबस है उसको कम से कम अपडेट कर दें, तो ये यकीनन एहसान होगा। सर लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ सर, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, एक तो सॉइल वाले से बात कर ली, अभी बैठी हैं मेडिकल की स्टूडेंट हैं, और भी बहुत से लोग इस टाइम मेडिकल के जो बच्चों ने पेपर दिए हुए हैं इंतजार कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने FSC मेडिकल की है, उसके बाद डॉक्टर में आने के अलावा, MBBS के अलावा और भी बहुत से शोबे हैं जिसमें हमारे पास आप एग्रीकल्चर में आ सकते हैं, BS एग्रीकल्चर, BS ह्यूमन न्यूट्रिशन में आ सकते हैं। और उसके अलावा एक खास बात बताना चाहूँ कि आप FSC मेडिकल के बाद कंप्यूटर साइंस, IT, डाटा साइंस, इन प्रोग्राम्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आप यूथ को यही पैगाम हुआ कि आप तो घबराना नहीं है, अगर एक डॉक्टर नहीं बन सकते तो बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। आयशा क्या पैगाम देनी चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, और इसके अलावा स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि डिसहार्ट ना हो इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्रैम अप द बुक्स, द बुकिश नॉलेज। डिसहार्ट ना हो, क्योंकि हमारी एजुकेशनल सिस्टम है ना, दे हैव कंफ्यूज्ड द टर्म मेमोरी विद द टर्म इंटेलिजेंस। तो डोंट थिंक कि अगर आप बुक्स को आप रट नहीं सकते दैट यू आर नॉट इंटेलिजेंट। जस्ट गिव योर बेस्ट एंड कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, मतलब इन अ पॉजिटिव सेंस ऑफ कोर्स। दैट्स ऑल। तो बहुत अच्छी बात की, यही बात हमारी भी यही होगी ऑडियंस को, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स को, कि सिर्फ किताब को याद करना नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप उससे कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, उसके बाद जो चीज़ें हैं बेहतर से बेहतर हो सकती हैं। और लास्ट में फिर हमारी हुकूमत से भी दरख्वास्त होगी कि उसके हवाले से वर्किंग करें। आयशा आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर उस्मान जमशेद आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।